चलिए, रिफंड यहां पे डीम एक्सपोर्ट सेकंड आते हैं डीम एक्सपोर्ट। मैंने क्या लिखा है, अगर आप जो है डीम एक्सपोर्ट में रिफंड क्लेम कर रहे हो तो प्रोसीजर 1 ही फॉलो करनी पड़ेगी, जो ऊपर प्रोसीजर 1 कॉमन प्रोसीजर में मैंने दी है। डीम एक्सपोर्ट यानी क्या, ओके तो पहले तो समझ लेते हैं ये पहला पॉइंट, मीनिंग डीम एक्सपोर्ट, बाकी सब चीजें पढ़ा होगा। डीम एक्सपोर्ट मींस सप्लाईज एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 147। अब सेक्शन 147 क्या कहता है, गवर्नमेंट नोटिफाई सर्टन सप्लाईज, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सर्टन सप्लाई नोटिफाई करेगी एज अ डीम एक्सपोर्ट। डीम इसलिए कहा जा रहा है कि आपने डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं किया, पर कुछ ऐसे नोटिफाइड लोगों को दिया जो गवर्नमेंट के लाडले है, जो गवर्नमेंट के लाडले, कुछ ऐसे नोटिफाइड लोगों को दिया जहां पे कि उनको दिया तो गवर्नमेंट कहेगी चलो एक्सपोर्ट माना जाएगा, अगर आपने उनके लाडलों को दिया। तो देखो, वेयर गुड्स डज नॉट ल्यूज इंडिया, गुड्स बाहर नहीं जा रहा है, एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इंपॉर्टेंट कंडीशन, डीम एक्सपोर्ट तभी बोला जाएगा जब मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड पेमेंट रिसीव्ड इन इंडियन रुपीज, उसमें पैसा भी इंडियन रुपीज में आएगा, इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, रुपीज या यहाँ दोनों भी चलता है, रुपीज में भी आया चलेगा, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में भी आया चलेगा। मतलब क्या, अगर इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पर ऐसे सर्टन नोटिफाई सप्लायर्स को सप्लाई कर रहे हो, ओके जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, जिसको मैं गवर्नमेंट के लाडले कहता हूं, उनको अगर आपने सप्लाई किया तो उसे डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा। चलो ओके, ये बात होगी। सर ये गवर्नमेंट के लाडले कौन है, ओके आपका सवाल आएगा, सर ये बताओ ना गवर्नमेंट के लाडले कौन है, ओके जिनको हम गुड्स देते हैं तो गवर्नमेंट कहती है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तो जा तू भी ऐश कर ले, तुझे भी हम बेनिफिट देंगे, ओके तो गवर्नमेंट के लाडले है। देखो यहाँ पे एसईजेड नहीं, एसईजेड बेटा ओके डायरेक्ट जो है जीरो रेटेड में आ जाता है, ध्यान सुनना, ओके एसईजेड डायरेक्ट जीरो रेटेड में आता है, ये डीम एक्सपोर्ट कह रहा हूं मैं। हाँ, सप्लाईज नोटिफाइड एज अ डीम एक्सपोर्ट आर एज फॉलोज, ओके सप्लाई ऑफ गुड्स टू रजिस्टर पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, यानी कुछ ऐसे लोग जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन पड़ा है। अभी एडवांस ऑथराइजेशन क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एडवांस ऑथराइजेशन का कंसेप्ट मैंने बताया था। मतलब समझ लो एग्जांपल के तौर पे, ओके ये गवर्नमेंट के लाडले, हमारे डायग्राम में आ जाओ, ये गवर्नमेंट के लाडले है और आप जो है इन्हें सप्लाई कर रहे हो, तो इनके पास एडवांस ऑथराइजेशन गवर्नमेंट का पड़ा हुआ है। अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ते हो तो अगर ये जो लोग हैं जिनके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, इन्होंने गवर्नमेंट को कमिट किया है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, ओके ये गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने कहा सर हम एक्सपोर्ट करेंगे, अरे गवर्नमेंट ने कहा कि यार तू तो मेरा लाडला है, एक्सपोर्ट करने वाला है और तू डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने वाला है, तेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, चल मैं एडवांस में लाइसेंस लेता है, तुझे क्या लेना है इंडिया से ले ले, ओके मैं तुझे बहुत सारे बेनिफिट दूंगा, ओके क्या क्या लेना है तुझे, इंपोर्ट करना है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट कर ले विदाउट कस्टम ड्यूटी, ओके एक्सपोर्ट करना, हाँ अब तू मेरा लाडला बन गया, एक्सपोर्ट करना, तुझे डोमेस्टिक मार्केट से लेना है, ओके और जीएसटी पे जीएसटी वाले गुड्स लेना है, चलो उसको भी हम बेनिफिट देंगे यहाँ पे। तो जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन पड़ा हुआ है, या फिर दूसरा ओके कोई कैपिटल गुड्स खरीदना चाहता है अंडर ईपीसीजी स्कीम, तो वो भी गवर्नमेंट का लाडला माना जाएगा, वो नोटिफाइड सप्लाईज में आ जाएगा। तीसरा सप्लाई ऑफ गुड्स बाय आरपी टू ईओयू, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, सुनना ध्यान से, ईओयू होगा तो यहाँ पे वो भी गवर्नमेंट का लाडला माना जाएगा, उसे भी डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा। और नेक्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय बैंक पीएसयू अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। तो ये चार लोगों को अगर ये ओके रजिस्टर पर्सन है और इनको आपने सप्लाई किया तो ऐसे सिचुएशन में वो डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा। ओके यहाँ पे ये गवर्नमेंट के लाडले हैं। सर ईओयू और एसईजेड में क्या फर्क है, ओके जैसे ईओयू और एसईजेड, अगर बेटा आप ईओयू को सप्लाई कर रहे हो, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, मैन्युफैक्चरर हो और आप ईओयू को सप्लाई कर रहे हो तो आप डीम एक्सपोर्ट की स्कीम में आते हो, आप डीम एक्सपोर्ट की स्कीम में आते हो। और आप अगर एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो तो ये डायरेक्ट जीरो रेट में आ जाता है, और अगर ये जीरो रेट में आ जाता है तो इसको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। कौन से दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्शन 1 विद बॉन्ड, यानी यहाँ डायरेक्ट बॉन्ड विदाउट बॉन्ड वाला प्रोसीजर है, बॉन्ड विदाउट बॉन्ड वाला प्रोसीजर है। और अगर आप ईओयू को सप्लाई कर रहे हो या एए को सप्लाई कर रहे हो या ईपीसीजी के अंडर में सप्लाई कर रहे हो तो वो केस में डीम एक्सपोर्ट वाली प्रोसीजर लग जाती है। इज इट क्लियर, ओके यस और नो, तो ध्यान से सुनना यहां पे। अब डीम एक्सपोर्ट की प्रोसीजर क्या है मैं बताता हूं, ओके ध्यान से सुनो, डीम एक्सपोर्ट की प्रोसीजर क्या है, पूरी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यहां दिया, हर चीज एक्सप्लेन की है, बस थोड़ा टाइम निकाल के एक बार अच्छे से पढ़ना, फिर तो आप जो है पेजेस गो थ्रू करोगे तो दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। तो देखो बेटा यहां पे जहां तक वो देखेंगे तो सप्लायर जो है ओके
वो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए क्योंकि सेक्शन 147 कहता है, और ये इंडिया में मैन्युफैक्चर गुड्स, ओके, इंडिया के जो मैन्युफैक्चर गुड्स है ऐसे बंदे को सप्लाई हो रहा है जो नोटिफाइड पर्सन है, ओके। तो ये एक्चुअली नोटिफाइड पर्सन, ये ऐसा बॉक्स करना और इससे रिलेटेड, ओके, ये नोटिफाइड पर्सन है जिनके पास ए होगा, ईपीसीजी होगा या ईओयू होगा, ये इसको सप्लाई करना चाहता है। तो हम देखेंगे बेनिफिट क्या है। बेनिफिट है, समझ लो 1 लाख का गुड्स जिसके ऊपर जीएसटी 12% है, यानी 12,000 रुपए का ओके जीएसटी है, वो गुड्स इसको सप्लाई करना चाहता है। तो बेटा इसके लिए ओके ये मैन्युफैक्चर के लिए ये आउटवर्ड सप्लाई है, और ये जो डीम एक्सपोर्ट में ले रहा है लाडला, गवर्नमेंट का लाडला, इसके लिए इनवर्ड सप्लाई है, ओके। उसका इनपुट टैक्स है तो इसका आउटपुट टैक्स है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिफंड स्कीम दी है, रिफंड दोनों को दी है, ओके। यानी जो रिसिपिएंट है यानी लाडला, ओके, रिसिपिएंट यानी लिखना है तो लिख देना नोटिफाइड पर्सन, नोटिफाइड पर्सन यानी लाडला, ए ईपीसीजी, ओके, और ईओयू यानी गवर्नमेंट का लाडला, और दूसरा सप्लायर जो इनको सप्लाई कर रहा है। तो अब देखो रिफंड दोनों में से कोई भी क्लेम कर सकता है। गवर्नमेंट क्या कहती है, बोलो, 2 लोग है यहाँ पे, किसको रिफंड दूं, बोलो बोलो जल्दी 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 बोलो, इसको दूं कि इसको दूं। ओके, सप्लायर कहता है सर मुझे दे दो, तू भी ले सकता है। तो अब अगर सप्लायर रिफंड क्लेम करना चाहता है, जिन्होंने इन लाडलों को दिया 12,000 का जीएसटी का, वो रिफंड क्लेम करना चाहता है, पहले तो पे करना पड़ता है, पहले पे करना पड़ता है, बाद में रिफंड है, ओके। तो आउटपुट टैक्स का सप्लायर क्लेमिंग द रिफंड, सप्लायर उसका रिफंड क्लेम कर रहा है, तो रूल 84A इज अप्लीकेबल, ध्यान सुनना, ओके। अब आगे रूल 84A यानी डीम एक्सपोर्ट का यही एक्सप्लेन कर रहा हूं। रूल 84 के तहत सप्लायर उसका रिफंड क्लेम कर सकता है, एंड रिफंड इज अलाउड ऑन फॉलोइंग कंडीशन, ओके। क्या, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्टेटमेंट कंटेनिंग नंबर एंड डेट एंड इनवॉइस, ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। रिफंड प्रोसेस वही है बेटा जो जनरल प्रोसीजर RFD 01 वाली, ओके, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करना है। एंड अंडरटेकिंग, हाँ, अंडरटेकिंग बाय रिसिपिएंट दैट ही हैज नॉट क्लेम आईटीसी एंड रिफंड ऑफ सच सप्लाई, मतलब क्या, इस सप्लायर को इस बंदे से अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी, इस सप्लायर को वो लाडलो से अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी कि भाई उन्होंने, इसने जो 12,000 का जीएसटी लगाकर दिया था इनवॉइस में, उन्होंने उसका आईटीसी नहीं लिया या उन्होंने उसका रिफंड क्लेम नहीं किया, इसको अंडरटेकिंग अटैच करनी पड़ेगी, तो इसको रिफंड दिया जाएगा 12,000 का। क्लियर, क्लियर, यस और नो? तो इसको रिफंड दिया जाएगा जो इसने जीएसटी लगाया, ओके। तो ये था सप्लायर को रिफंड, ओके। चलो दूसरा ऑप्शन है, सप्लायर नहीं क्लेम करना चाहता तो रिसिपिएंट क्लेम कर ले, रिसिपिएंट क्लेम कर ले, ये लाडले भी क्लेम कर सकते हैं, ओके। सप्लायर कहता है कि नहीं नहीं साहब, ओके, वो आप रख लो, आप रिफंड प्रोसेस करना, वो आपको क्या करना है, हमें तो हमारे बिल का पेमेंट कर दो, 1,12,000 हमारे बिल का पेमेंट कर दो, आपको जो करना है कर लेना, ओके। तो अब जो है रिसिपिएंट को अगर वो गुड्स आ गया जीएसटी के साथ, तो गवर्नमेंट कहती है कि लाडले भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब लाडलों को 2 ऑप्शन है, ओके, ये लाडलों को 2 ऑप्शन है, एक तो उसका आईटीसी अवेल कर ले, आईटीसी अवेल कर ले, रिफंड का यहां पे पीछे ही छोड़ दे, ओके, आईटीसी अवेल कर ले, या दूसरा उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, ओके। तो यहां पे 2 में से कोई एक ऑप्शन लो। अगर वो रिफंड क्लेम कर रहा है तो फिर रूल 89(4)A में क्लेम करेगा, ओके। ये रिफंड रूल 89(4) इज एप्लीकेबल एंड रिफंड इज अलाउड ऑन फॉलोइंग कंडीशन, क्या, अंडरटेकिंग बाय सप्लायर दैट ही हैज नॉट क्लेम द रिफंड ऑफ सच अमाउंट। मतलब ये क्या कि अगर ये बंदा रिफंड क्लेम कर रहा है तो इसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मेरे सप्लायर ने वो रिफंड नहीं क्लेम किया है, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि इसने भी क्लेम कर लिया, इसने भी क्लेम कर लिया और गवर्नमेंट को बाबा जी का ठुल्लू, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसने भी क्लेम नहीं किया और इसने भी ये इसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से, अगर ये रिफंड क्लेम कर रहा है सप्लायर, तो इसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो आईटीसी और रिफंड क्लेम नहीं कर रहा है। अगर ये रिफंड क्लेम कर रहा है तो इसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि सप्लायर क्लेम नहीं कर रहा है। तो ओके, 89(4)A की रिफंड, ओके, सप्लायर ने क्लेम किया तो 89(4)A का रिफंड माना जाएगा, रिसिपिएंट ने क्लेम किया रिफंड तो 89(4)A का रिफंड माना जाएगा। ये 89(4)A बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो ओके रिफंड वाला फॉर्मूला वाला कंसेप्ट आने वाला है, वहां 89(4)A 4B 89(4)A 4B बार बार आया है, ओके। तब मैं उसको कनेक्ट करके दूंगा, यानी वो डिस्कशन में पूरा कनेक्ट करके दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन ये चैप्टर अच्छे से करके जाना बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही है, और मैं इतनी मेहनत ले रहा हूं तो थोड़ी आप कर दो ना यार, थोड़ी सी आप कर दो, हो जाएगा ये चैप्टर, ओके। और 80 पर हमको जाना है, थोड़ी सी मेहनत कर देना, ठीक है। यहां पे उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, ओके, ये तो हुआ, या दूसरा आईटीसी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, ये बंदा अगर उसका आईटीसी ले रहा है, आईटीसी ले रहा है, तो इफ आईटीसी इज क्लेम बाय द रिसिपिएंट देन इट वुड नॉट बी ट्रीटेड अ केस ऑफ 89(4)A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, ओके। अगर ये जो लाडले है, ये लाडले अगर आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, ये लाडले अगर आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो वो 89(4)A का रिफंड नहीं माना जाएगा, ओके। ये पॉइंट
आगे के डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं याद दिलाऊंगा। ओके, यानी इट शैल बी कंसीडर, मैंने आगे दिया है, इट शैल बी कंसीडर्ड अंडर रूल 89(4) और 5 फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट आईटीसी एक्सपोर्ट टर्नओवर, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और अगर वो 89(4)(a) का रिफंड माना गया तो फिर आपको याद होगा, तो जब हम नेट आईटीसी का रिफंड क्लेम करते हैं तो उसमें से 89(4)(a) के अमाउंट एक्सक्लूड करते हैं। चलो अभी नहीं भी समझा तो मैं आगे कवर कर लूंगा एग्जाम्पल के साथ। तो ये था डीम एक्सपोर्ट का स्कीम, जहां पे ओके आपने रिफंड कैसे क्लेम करने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस आप सबमिट करोगे, ये पूरी डिटेल मैंने ओके यहाँ पे बताइए। डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अंडरटेकिंग, एक्नॉलेजमेंट सब लेना पड़ेगा कि सामने वाले ने रिफंड नहीं क्लेम किया या मेरे सप्लायर ने रिफंड क्लेम नहीं किया, ये सब डिटेल्स मैंने यहाँ पे दी है। चलो अब एक बार डीम एक्सपोर्ट मेन पॉइंट, हम रिफंड 2 साल में क्लेम कर सकते हैं। ओके 2 साल फ्रॉम रिलेवेंट डेट। रिलेवेंट डेट कहाँ से, तो ओके डेट ऑन विच रिटर्न रिलेटिंग टू सच डीम एक्सपोर्ट इज फर्निश, यानी जिस दिन डीम एक्सपोर्ट के रिफंड रिटर्न फर्निश के वहां से 2 साल में आप क्लेम कर सकते हो। क्या इसको डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल होगी, यस डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल होगी। अगर क्रेडिट ले लिया उसने तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लीकेबल हो जाएगा, फिर सप्लायर को रिफंड नहीं मिलेगा। ओके एप्लीकेशन फॉर्म RFD 01 ऊपर की जनरल प्रोसीजर ही लगेगी। अमाउंट ऑफ रिफंड जो भी GST पे किया 12,000 रुपये, उसका पूरा रिफंड मिलेगा। और डॉक्यूमेंट्स एंड कंडीशंस तो वो तो मैंने दिए हैं। तो इस तरह से ये खत्म होता है बेटा डीम एक्सपोर्ट। ओके डीम एक्सपोर्ट में कैसे रिफंड क्लेम होगा। ओके आई क्या बात समझ में आपके, यस और नो, यस बोलिए। अब मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा बेटा। चार्ट इजी लग रहा है, नोट से तो इजी है इजी लग रहा है बेटा, आ रहा है समझ में पूरा क्लियरली, यस और नो। चलिए दूसरा हम लेते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर को रिफंड पेनल्टीमेट सप्लाई, इसको भी प्रोसीजर 1 ही अप्लाई होगा, यहाँ लिख देना, इसको भी प्रोसीजर 1 ही अप्लाई होगा, प्रोसीजर 1। चलो ये बता देता हूँ आपको, मर्चेंट एक्सपोर्टर का बता देता हूँ, जस्ट मिनट। ये मर्चेंट एक्सपोर्टर या पेनल्टीमेट सप्लाई ये क्या है बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे बेटा पहले पूरी डायग्राम से प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां आप डायग्राम में लिख देना एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और LUT, ये उसकी बेसिक कंडीशन है, ये लिख देना एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और LUT, ठीक है। चलो समझ लो मैं बॉम्बे में रहता हूं, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, एक्सपोर्ट करता हूं, मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर पहले से रहती है। अब देखो क्या है यहां पे, अगर मेरे पास पहले से एक्सपोर्ट ऑर्डर है, ध्यान से सुनना, और ये एक्सपोर्ट ऑर्डर नो डाउट जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो बॉन्ड और LUT की प्रोसेस फॉलो कर लूंगा। ओके जो ऊपर मैंने बताई थी रूल 96A में, बॉन्ड और LUT की प्रोसेस जो मैं फॉलो कर लूंगा, डन। लेकिन मुझे जो गुड्स बनाने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं, वो मुझे डोमेस्टिक मार्केट से खरीदने हैं। मैं मुंबई का हूँ और मुझे पुणे का एक सप्लायर मिला जो मुझे गुड्स सप्लाई करने के लिए रेडी है। पर अब क्या होगा, अब बेटा मैं आपको बता देता हूँ, होगा ये कि मैंने उससे अगर गुड्स खरीदा, समझ लो 1 लाख का गुड्स खरीदा, उसके ऊपर GST 18% है, समझ लो 18% है, मतलब 18,000 रुपये। अब वो 18,000 का GST वो पास ऑन कर देगा। अच्छा वो जो मुझे पास ऑन करेगा, मैं तो मर्चेंट एक्सपोर्टर ठहरा, तो डीम एक्सपोर्ट वाले बेनिफिट तो मुझे नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं गवर्नमेंट का लाडला नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के 4 ही लाडले हैं ऊपर डीम एक्सपोर्ट वाले रिफंड क्लेम करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हाँ, अगर यही डीम एक्सपोर्ट मतलब ये अगर मुझे दे रहा और मैं मेरे पास अगर AA होता, मेरे पास EPCG होता, मैं EOU होता, तो फिर क्या होता, ऊपर वाले स्कीम में रिफंड उसको या मेरे को मिल जाता। पर मैं तो नॉर्मल एक्सपोर्टर हूँ, मेरे पास कोई AA वगैरह नहीं है, एडवांस ऑथराइजेशन नहीं है, APCG नहीं है, मैं नॉर्मल एक्सपोर्टर हूँ। अब ये मुझे ओके, पर मैं इससे जो गुड्स ले रहा हूँ, वो जो गुड्स ले रहा हूँ एक्सपोर्ट के लिए ले रहा हूँ, मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर पहले से है, ओके, और इससे मेरे को गुड्स मेरे एक्सपोर्ट पर्पज के लिए लेना है। तो ये क्या करेगा, ये 1 लाख पे पूरा GST 12% का मुझे पास ऑन कर देगा।
अब ये तो मैं 1 लाख एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझ लो मुझे 10 करोड़ का गुड्स लेना है तो वो जीएसटी लगा के भेज देगा, तो मेरा तो पैसा अटक गया ना, और मैं जो रॉ मटेरियल लेने वाला था या जो भी गुड्स लेने वाला था वो तो एक्सपोर्ट के लिए लेने वाला था। तो ऐसे सिचुएशन में इनको कहते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर। गवर्नमेंट ने इनको ओके यहाँ पे एक बेनिफिट दिया गया है। ओके आपको याद होगा तो 89(4)A और ये 89(4)B। 89(4)B में इनको एक बेनिफिट दिया गया। क्या बेनिफिट दिया गया? अगर कोई इंडिया का बंदा जो कैजुअल एक्सपोर्टर है, जिसे मर्चेंट एक्सपोर्टर भी कहा जाता है, कैजुअल एक्सपोर्टर है, और वो कोई गुड्स आगे वाले से खरीदना चाहता है और उसके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है, उसके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है और उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए वो खरीदना चाहता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो उसका सप्लायर है वो सप्लायर नॉर्मल रेट से जीएसटी नहीं लगाएगा। कम ऑन, वो सप्लायर नॉर्मल रेट से जीएसटी नहीं लगाएगा। वो सप्लायर यहां पे सीजीएसटी 0.05% या एसजीएसटी 0.05% इतना ही लगाएगा, या आईजीएसटी होगा तो 0.1%, इतना ही जीएसटी लगाएगा। यानी 1 लाख पे 50 रुपए जीएसटी और 50 रुपए एसजीएसटी लगाएगा, बस नॉमिनल 50 रुपए। क्यों? क्योंकि बेटा अब इस मर्चेंट एक्सपोर्टर का ये कहना था कि सर जीएसटी पास ऑन होगा, फिर मैं एक्सपोर्ट के लिए यूज कर रहा हूं, अब इसमें क्या हो जाएगा सर, जीएसटी पास ऑन होगा, फिर मैं आईटीसी लूंगा, फिर आईटीसी, फिर मैं अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो फिर मैं नीचे जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूले से रिफंड क्लेम करूंगा, फिर मुझे इतना बड़ा फॉर्मूला ओके एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी, वो सब फॉर्मूला से सर बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे आप जब मैं पहले से ही ये एक्सपोर्ट के लिए ले रहा हूं तो प्लीज मुझे विदाउट जीएसटी लेने दो ना। गवर्नमेंट कहती नहीं, विदाउट जीएसटी नहीं, क्योंकि अगर सप्लायर ने विदाउट जीएसटी तुमको दिया, ख्याल से सुनना, अगर सप्लायर ने एग्जम्पशन में तुमको दे दिया, विदाउट जीएसटी दे दिया, तो उसके क्रेडिट की परेशानी हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा कि अगर उसने विदाउट जीएसटी तुमको दे दिया जो तुम एक्सपोर्ट में यूज कर रहे हो, तो वो एग्जाम सप्लाई में चले गया, एग्जाम सप्लाई में चले गया तो उसके क्रेडिट की परेशानी हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी उसके क्रेडिट। इसलिए कुछ तो जीएसटी लगाने दो उसको, इसलिए कुछ तो जीएसटी लगाया गया और वो है 0.1%। ओके वो है 0.1%, कुछ तो जीएसटी उसको लगाने दिया। चलो, तो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि लगाने दे यार, थोड़ा तो लगा देने उसको जीएसटी, तो 50 रुपए, बस 50 रुपए लगाने दे, 0.05%। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यानी सप्लायर का गुड्स यहाँ पे सुनना, सप्लायर का गुड्स यहाँ पे एग्जाम नहीं है, वो जीएसटी लगा रहा है, टैक्सेबल है। इसमें सप्लायर का क्या फायदा हो गया? सप्लायर का ये फायदा हो गया कि उसके क्रेडिट की कोई परेशानी नहीं होगी, उसने कोई इनपुट खरीदा होगा तो उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। और इस पे तो और क्लैरिफिकेशन है कि अब उसका आउटपुट रेट 0.1% हो गया, इनपुट रेट हो सकता है 12%, 18%, ओके 18% जो भी होगा, तो उसकी केस इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में भी मानी जाएगी। मतलब क्या? आउटपुट रेट इज लेस देन इनपुट रेट, तो वो जो है वो बंदा ओके उसके अगर आईटीसी यूज नहीं हो पाए तो वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में अपने रिफंड क्लेम कर सकता है। ये तो उस बंदे को फायदा है। ठीक है, तुमको क्या फायदा? तुम्हारा जो पैसा 12,000 रुपए अटकने वाला था, जहां 100 रुपए अटका, यानी तुम्हारा वर्किंग कैपिटल फायदा नहीं हुआ, सॉरी वर्किंग कैपिटल आपका ब्लॉक नहीं हुआ, मर्चेंट एक्सपोर्टर का ओनली 100 रुपए अटका। ओके तो इसमें किसी का घाटा नहीं हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में अब एक काम कर, तू पहले 100 रुपए उसको दे देना, वो अपने क्रेडिट क्लेम कर देगा या रिफंड क्लेम कर लेगा, और तू 100 रुपए का बाद में रिफंड क्लेम कर लेना, बात खत्म। तो हमने तेरा ज्यादा पैसा अटकाया ही नहीं, हमने सिर्फ 100 रुपए अटकाया तेरा। हाँ, पर नो डाउट जो तूने गुड्स लिया है वो अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एलयूटी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ही ये सब ओके 89(4)B के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो मुझे बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया? 89(4)B यहां लिख दो अगर लिखना होगा तो, रूल 89(4)B। ओके ये समझा नहीं समझा? बस कुछ नहीं, वो बोल रहा था एग्जाम्शन दो, गवर्नमेंट कह रही थी कि एग्जाम्शन नहीं देंगे भाई, कुछ तो टैक्स देने दे, तो सो दैट उसका क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा और तेरे को छोटा सा टैक्स लगा के मिल जाएगा, तो बाद में उसका रिफंड क्लेम करना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बोलो यार आंसर दो कुछ तो। मर्चेंट एक्सपोर्टर यानी रिसिपिएंट कैन क्लेम रिफंड ऑफ ₹100, बाद में वो रिफंड क्लेम कर लेगा। ठीक है, देखो अब उसकी प्रोसीजर देखो। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि आईजीएसटी 0.1% या सीजीएसटी एसजीएसटी 0.05% पे लगेगा ऑन इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट एक वर्ड ऐड कर देना, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय रजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, दोनों भी रजिस्टर्ड होने चाहिए। ओके दोनों भी रजिस्टर्ड होने चाहिए। ओके द एक्सेस टैक्स हैज बीन एग्जम्प्टेड, एक्सेस टैक्स हैज बीन एग्जम्प्टेड मतलब ओके ओके टैक्स ओवर 0.1%
इज एग्जम्प्टेड, यानी अगर आपका नॉर्मल गुड्स जो है 12% का होगा, 18% का होगा, ऊपर का टैक्स पूरा एग्जम्प्टेड। ओके, सिर्फ आपका टैक्स 0.1% पे लगेगा, ठीक है। कंडीशंस, अगर ये बेनिफिट्स लेना है तो रजिस्टर सप्लायर सप्लाई द गुड्स टू रजिस्टर रिसिपिएंट मर्चेंट एक्सपोर्टर ऑन टैक्स इनवॉइस, यानी जो सप्लायर एमई को देगा वो टैक्स इनवॉइस बनाएगा। एमई शैल एक्सपोर्ट द गुड्स विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय सप्लायर, यानी ये सप्लायर ने जिस दिन टैक्स इनवॉइस बनाया, ये सप्लायर ने जिस दिन टैक्स इनवॉइस बनाया, यहां से 90 डेज में एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, 90 डेज में एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ME shall indicate GST of the supplier and tax invoice number on shipping bill or bill of export, यानी जब ME शिपिंग बिल फाइल करेगा, एक्सपोर्ट के टाइम जब शिपिंग बिल फाइल करेगा तो इस शिपिंग बिल में सप्लायर की भी डिटेल देगा, इस शिपिंग बिल में सप्लायर की भी डिटेल देगा। नेक्स्ट, ME मस्ट रजिस्टर्ड विथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हाँ ये ME को अगर गुड्स लेने हैं सप्लायर से 0.1% में तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या रिकॉग्नाइज कम्युनिटी बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो ही उसको ये 89(4)B के बेनिफिट मिलेंगे। कॉपी ऑफ परचेस ऑर्डर टू जुडिशनल ऑफिसर ऑफ सप्लायर, मतलब क्या कि ये ME जो है सप्लायर से परचेस कर रहा है तो इसका जो जुडिशनल ऑफिसर है उसको कॉपी देनी पड़ेगी कि ये ME से मुझे परचेस ऑर्डर आई भाई, तो मैं दूं क्या इसको 1% में, उसकी परचेस ऑर्डर जो है जुडिशनल ऑफिसर को देनी पड़ेगी। ओके, प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट टू बी गिवन टू सप्लायर एंड हिज जुडिशनल ऑफिसर, हाँ इसने एक्सपोर्ट करने के बाद, ME ने एक्सपोर्ट करने के बाद उसने एक्सपोर्ट कर दिया है, ओके उसका प्रूफ सप्लायर को भी भेजना पड़ेगा और उसका प्रूफ उसका जो जुडिशनल ऑफिसर है उसको भी देना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी देना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट, फुल रेट अप्लीकेबल इफ गुड्स नॉट एक्सपोर्टेड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, अगर 90 दिन में एक्सपोर्ट नहीं किया तो फिर पूरा टैक्स देना पड़ेगा और पूरा टैक्स सप्लायर को देना पड़ेगा, पूरा टैक्स यहाँ पे सप्लायर को देना पड़ेगा, क्लियर। ओके, ध्यान से सुनिएगा, अगर 90 दिन के अंदर उसने एक्सपोर्ट नहीं किया तो सप्लायर को पूरा टैक्स देना पड़ेगा और उससे पैसा रिकवर करना पड़ेगा, वो बंदे से रिकवर करना पड़ेगा, बाद में उसको ITC मिल जाएगा पर रिकवर करना पड़ेगा। एक सर्कुलर क्या कहते हैं, जो सप्लायर है, जो सप्लायर ME को देता है, ध्यान सुनना, जो सप्लायर ME को देता है उसका आउटपुट 0.1% है, ओके उसका आउटपुट 0.1% है और इनपुट जो है बेटा, ओके उसका इनपुट जो है हाई रेट से होगा तो वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आ सकता है, और वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में अगर आता है तो वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में ओके यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकता है। और ख्याल रहे ये प्रोसीजर तभी अप्लाई होगी जब अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट होता है, LUT और अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट होगा तो, ठीक है। ये तो था बेटा मर्चेंट एक्सपोर्टर, तो देखो मर्चेंट एक्सपोर्टर की पूरी प्रोसीजर और कंडीशंस मैंने पढ़ा दी। टाइम लिमिट 2 साल के अंदर क्लेम कर सकता है। रिलेवेंट डेट, अरे रिलेवेंट डेट वहां प्रिंट नहीं हुआ है, आपने लिख लेना, रिलेवेंट डेट वहां पे प्रिंट नहीं आया है, लिखो डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ, एक मिनट सॉरी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स रिसीव हो वहां से 2 साल। डॉक्ट्रिन ऑफ एडजस्ट एनरिचमेंट यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम इनपुट टैक्स का ही रिफंड क्लेम कर रहे हैं। अप्लीकेशन RFD 01, रिफंड अमाउंट ये रेट रहेगा। डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ नीचे सब डिटेल्स दी गई है, ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट बेटा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओके तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2 years फ्रॉम रिलेवेंट डेट वो यहाँ पे क्लेम कर सकता है रिफंड। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लीकेबल इन सर्टेन केसेस, ओके यानी ओके अगर आप SEZ को सप्लाई करते हो तो 2 साल 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, ओके रिलेवेंट डेट यहाँ लिख देना, डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे भी टाइप नहीं हुआ, डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन आपने पेमेंट किया GST का, यानी आप SEZ को सप्लाई कर रहे हो तो जिस दिन GST का पेमेंट किया वहां से 2 साल के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। इसको भी जीरो रेट सप्लाई ही कहा जाता है, सप्लाई टू SEZ और डेवलपर ऑफ SEZ, इसको लिख दो यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई ही कहा जाता है। और जिस दिन आपने पे किया वहां से 2 साल में आप क्लेम कर सकते हो। फॉर्म RFD 01 है। SEZ को सप्लाई करना इंटरस्टेट माना जाता है, इसलिए IGST है बेटा। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने दिए। सप्लाई टू SEZ कवर अंडर जीरो रेटेड सप्लाई, हेंस मोस्टली प्रोसीजर 1 फॉर क्लेमिंग द रिफंड इज अप्लीकेबल in case supplies made to SEZ unit or developer of SEZ, supplies of goods after such goods have been admitted in full in SEZ authorized operations as endorsed by specified officer of the zone। हाँ, ये आपको रिफंड तभी मिलेंगे जब SEZ के ऑथराइज ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं अंडर SEZ एक्ट और SEZ ऑफिसर ने वो सर्टिफाई करके दिए हैं। नेक्स्ट, सप्लायर ऑफ सर्विस अलॉन्ग विद सच एविडेंस रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ सर्विस फॉर ऑथराइज ऑपरेशन, अगर सर्विस भी सप्लाई होती है तो ऑथराइज ऑपरेशन के लिए जा रही है और ऑफिसर ने उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करके दिया है। ओके तो अब
डॉक्यूमेंट्स एंड कंडीशन क्या है, अगर एसईजेड को गुड्स जा रहा है तो स्टेटमेंट कंटेनिंग नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस, एविडेंस रिगार्डिंग गुड्स एडमिटेड इन फुल फॉर ऑथराइज ऑपरेशन, आपका गुड्स ऑथराइज ऑपरेशन के लिए यूज किया गया एंड एंडोर्स बाय द ऑफिसर, ये चेक किया जाएगा। और सर्विस होगी तो नंबर और डेट ऑफ इनवॉइस की पूरी लिस्ट, और वो भी ऑथराइज ऑपरेशन के लिए यूज किया गया, और डिटेल्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विथ प्रूफ, ओके प्रूफ देयर ऑफ मेड बाय रिसिपिएंट टू सप्लायर फॉर ऑथराइज ऑपरेशन। एसओजी और एसओएस दोनों को डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट टैक्स हैज नॉट बीन कलेक्टेड फ्रॉम एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर, उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि सप्लायर जो है अगर वो रिफंड क्लेम कर रहा है अंडर जीरो रेट सप्लाई, तो उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमने एसईजेड वालों से जीएसटी कलेक्ट नहीं किया है। तो ये था बेटा एसईजेड को। तो यहाँ पे हमने देखो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, यानी अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो क्या प्रोसीजर है, उसके बाद में आप डीम एक्सपोर्ट करते हो तो क्या प्रोसीजर है, अगर आप पेनल्टीमेट सप्लाई करते हो तो कैसे रिफंड है, और आप एसईजेड सप्लाई करते हो तो कैसे रिफंड है, ये हमने देखा ओके अभी के सेशन में। बेटा क्लियरली समझ में आया? ओके क्लियरली समझ में आया? यस और नो? तो यहाँ ये प्रोसीजर खत्म होती है। ओके तो यहाँ पे देखिए जीरो रेटेड सप्लाई, तो अब यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो रूल 89(4) और सेक्शन 16(3)(a), मतलब जहां बॉन्ड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। पहले इस चार्ट से मैं आपको फ्लो समझा देता हूं और पूरा डिस्कशन हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको कल भी बताया था और एक बार फिर से बता दूं, जब भी आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हो इंडिया के पास, तो आपके पास दो ऑप्शन है। ओके कौन से दो ऑप्शन है? ऑप्शन 1 बॉन्ड एग्जीक्यूट कर लो और दैट्स ऑल। ओके आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, और आप आईटीसी के रिफंड क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि भाई आप बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, आईजीएसटी दे रहे हो। तो सेकंड वाला ऑप्शन मैंने पहले तो बता दिया, जिसे एक्सपोर्ट कहा जाता है, और स्पेशली जीरो रेटेड सप्लाई, ध्यान सुनना इस चैप्टर में जीरो रेटेड सप्लाई मतलब ये केस, और एक्सपोर्ट मतलब ऑप्शन 2 वाला केस। ये ऑप्शन 2 वाला केस क्या था? तो हम ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा आपको एक बार 2 मिनट में बता देता हूँ। ऑप्शन 2 वाला केस हमने क्या देखा था? जो हम कहते हैं एक्सपोर्ट हुआ। ओके तो आप जो है अपने इनवॉइस पे आईजीएसटी निकालोगे, आईजीएसटी असेस करोगे, और इसमें आप इनपुट एज वेल एज कैपिटल गुड्स का क्रेडिट ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको आईटीसी के रिफंड नहीं मिलेंगे, यहां आपको क्रेडिट मिल जाएंगे। नेट आप गवर्नमेंट को 4 लाख पे करोगे, और गवर्नमेंट बाद में आपको आईजीएसटी का टोटल 12 लाख रिफंड दे देगी। अगर गवर्नमेंट आपको टोटल 12 लाख रिफंड दे रही है, मतलब इनडायरेक्टली आपके आउटपुट टैक्स का भी रिफंड मिल गया और आपके आईटीसी का भी रिफंड मिल गया, जिसमें कैपिटल गुड्स का भी मिल गया। ये स्टेटमेंट को कैच करना, जिसमें कैपिटल गुड्स का भी रिफंड आपको मिल गया। ओके क्योंकि आपने देखो 12 लाख मिल गए, मतलब आपने 4 लाख दिए थे, 6 लाख इनपुट और इनपुट सर्विस के, और 2 लाख जो है कैपिटल गुड्स का। तो इसका एक अपना फायदा है। ओके हाँ ये बात अलग है कि आपका पैसा कुछ दिनों के लिए यहाँ पे अटक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आप 4 लाख तो कैश में दे रहे हो, तो फिर पहले आप देना पड़ता है, बाद में आपको रिफंड मिलता है। ये ऑप्शन अपने फायदे है, तो अपना कुछ ड्रॉबैक भी है। नाउ अब मैं ये ऑप्शन पे आता हूँ बेटा, जीरो रेटेड सप्लाई। ओके आप ये भी ऑप्शन ले सकते हो, ये ऑप्शन ले सकते हो, मतलब अपने आउटपुट टैक्स पे आप जो है कोई टैक्स नहीं दोगे, मतलब कोई आउटपुट सप्लाई पे कोई टैक्स नहीं दोगे, कोई आईजीएसटी आप नहीं दोगे। तो अगर आप, हाँ अब देखो पहला कि अगर आप आईजीएसटी नहीं दे रहे हो, तो फिर मेरे जो आईटीसी होगा उसका क्या? ऊपर वाले ऑप्शन में क्या था? ऊपर वाले ऑप्शन में आईटीसी को यूज करके जो नेट बचा था उतना ही दिया था, और आपने पूरा रिफंड दे दिया मुझे। लेकिन अब समझ लो मेरा आउटपुट टैक्स नहीं है। एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं, सुनो एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं यहाँ पे, और वो आइडियल सिचुएशन क्या कि मैं एक्सपोर्ट ही करता हूँ भाई। ओके मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, और या मेरा 90% एक्सपोर्ट है ओके इंडिया के बाहर, और मैं अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब आउटपुट पे आईजीएसटी नहीं दे रहा हूँ। तो फिर मेरा आईटीसी का क्या? अब स्टेप नंबर 1 ध्यान सुनना, सेक्शन 17 अगर आपको याद होगा आईटीसी चैप्टर का, तो आईटीसी चैप्टर का सेक्शन 17 ये कहता है कि जीरो रेटेड सप्लाई आपका टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। आई रिपीट, जीरो रेटेड सप्लाई आपका टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। तो आपके क्रेडिट ब्लॉक नहीं होंगे अगर आप जीरो रेट करते हो, तो क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगे, मतलब क्रेडिट मिलेंगे। इन शॉर्ट ओके जो भी आपने इनपुट खरीदा होगा या इनपुट सर्विस खरीदी होगी या जो कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, उस कैपिटल गुड्स भी खरीदा होगा तो उसके क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी क्रेडिट ब्लॉक नहीं होंगे। और चलो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरे क्रेडिट आ गए, मैं ओके या 3B में भी इसके क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ। ओके ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन क्या करूँ यार, क्रेडिट यूज ही नहीं हो पा रहे। ओके क्रेडिट यूज ही नहीं हो पा रहे क्योंकि आउटपुट पे कोई टैक्स ही नहीं दे रहा हो। ओके और मेरा 90% एक्सपोर्ट है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो बॉन्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है उनके लिए एक बेनिफिट दिया कि चलो यहाँ पे भी हम आपको रिफंड देंगे। तो अब आपका एक सवाल होगा, क्या रिफंड मेरा आउटपुट सप्लाई का जो आईजीएसटी उसका मिलेगा क्या? नहीं, उसका तो नहीं मिलेगा ना, आपने आईजीएसटी दिया ही क्या? आपने तो बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एग्जीक्यूट किया।
तो आपने आईजीएसटी दिया ही नहीं तो उसका रिफंड किस बात का। तो फिर एक सवाल आएगा कि रिफंड किसका मिलेगा। तो रिफंड जो है यहाँ पे आपके जो क्रेडिट एक्यूमुलेट हो रहे हैं, गवर्नमेंट समझ रही है कि आपके क्रेडिट एक्यूमुलेट हो रहे हैं, आपका कोई डोमेस्टिक सप्लाई नहीं है, तो वो केस में हम रिफंड देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर आपका कोई डोमेस्टिक सप्लाई है और आप डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कर रहे हो, तो वो सिचुएशन में आपके कहीं ना कहीं क्रेडिट यूज हो ही जाएंगे, एक्यूमुलेट नहीं होंगे। लेकिन आपका डोमेस्टिक सप्लाई कंपैरेटिवली लेस है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा है, और गवर्नमेंट ने ये प्रावधान रखा है, प्रोविजन रखा है कि अगर आपके क्रेडिट यहाँ पे नहीं यूज कर पा रहे और आपकी इच्छा है कि ये क्रेडिट का रिफंड क्लेम करना है, तो आप कर सकते हो। देखो, गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं कर रही है कि आप क्रेडिट के रिफंड ही क्लेम कर, इसके रिफंड ही क्लेम कर लो। आप आईटीसी कंटिन्यू रखो उसका, जब भी डोमेस्टिक सप्लाई होगा तो डोमेस्टिक सप्लाई के वक्त आप उसका आईटीसी इमीडिएट आपके आउटपुट सप्लाई में यूज कर सकते हो। लेकिन नहीं हो रहा है तो हम आपको रोक नहीं रहे हैं, आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। इसलिए आईटीसी के दो ही सिचुएशन में रिफंड आपको अलाउड है, इमीडिएट अलाउड है। एक जीरो रेटेड सप्लाई जहां आईटीसी का रिफंड है, आईटीसी का रिफंड है, और दूसरा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। ओके सर, ये जो ऊपर वाले केस में है, ऊपर वाले केस में क्या हम आईटीसी का रिफंड कहेंगे? अगर समझ लो मैं ऑप्शन 2 में हूं, तो ऑप्शन 2 में क्या हमको जो 12 लाख का रिफंड आ रहा है वो आईटीसी का रिफंड कहेंगे? नहीं, वो आईटीसी का रिफंड नहीं है, वो जो आपने आउटपुट टैक्स असेस किया था उसका रिफंड है। वो बात अलग है कि जब 12 लाख मिलते हैं तो इनडायरेक्टली आपको क्रेडिट के भी पैसा मिल जाता है, वो इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट आईटीसी का रिफंड नहीं। गवर्नमेंट जब रिफंड सैंक्शन करती है इसमें, तो गवर्नमेंट यहां 12 लाख का रिफंड सैंक्शन कर रही है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जस्ट अ मिनट बेटा, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन में जहां तक है, ये सिचुएशन में स्पेसिफिकली इनपुट टैक्स का आपको रिफंड दिया जाएगा। और आपको याद होगा तो मैंने ये भी कहा था कि अगर आप आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हो, देखो ये प्रोसीजर में मैंने कहा था आपको, अगर आप आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है उतने अमाउंट से रिड्यूस करना पड़ता है, ई क्रेडिट लेजर, और डेबिट करना पड़ता है। यहां तक सबको समझ में आया? यस और नो? आज मुझे जवाब देते जाओ, और जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है सब मुझे जवाब दो। क्यों? क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाना है, और इतना रिवीजन में ही आपको अच्छे से पढ़ा देना है, सो दैट कि आपके डाउट कम से कम हो ये एरिया में। ओके, आपके सभी डाउट्स तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि रिवीजन है, पर आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे ये तो यहाँ उन्होंने इनपुट आईटीसी का क्रेडिट अलाउ किया। फिर गवर्नमेंट के सामने एक नया क्वेश्चन था। गवर्नमेंट के सामने ये क्वेश्चन था कि चलो आईटीसी के रिफंड देंगे, क्योंकि बंदे के यार बेचारे के आईटीसी एक्यूमुलेट होते हैं, रिफंड किसके देंगे? क्या हम कैपिटल गुड्स, इनपुट और इनपुट सर्विस तीनों के रिफंड देंगे क्या? बात क्रेडिट की चालू नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर आपका जीरो रेटेड सप्लाई है सेक्शन 16 के तहत, तो आपको क्रेडिट तीनों के अलाउड है। डोंट मिसअंडरस्टूड कि सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस के अलाउड है। क्रेडिट तो आप तीनों के ले सकते हो आईटीसी, लेकिन उस क्रेडिट का जो रिफंड है वो रिफंड किसका क्लेम कर सकते हो? ध्यान सुनना, उस क्रेडिट का रिफंड जो है रिफंड किसका क्लेम कर सकते हो? तो गवर्नमेंट ने सोचा इनपुट का तो दे देंगे हम, इनपुट सर्विस का भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि इनपुट और इनपुट सर्विस इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना एक्सपोर्ट में यूज हुआ। लेकिन कैपिटल गुड्स का रिफंड देने में उन्हें दिक्कत है, आईटीसी देने में दिक्कत नहीं है। आईटीसी लो भाई, हमने आईटीसी को मना नहीं किया, आईटीसी लो, कैरी फॉरवर्ड करो, डोमेस्टिक सप्लाई होगा तो उसके अगेंस्ट में यूज भी करो, पर कैपिटल गुड्स का रिफंड देने में उन्हें दिक्कत है। भाई देखो, एक बार जेब में आया हुआ पैसा वापस करने में दिक्कत क्यों जाती है कैपिटल गुड्स का स्पेशली? क्यों? क्योंकि देखो, आज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बहुत लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल है, आज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ओके, आज एक्सपोर्ट करके कैपिटल गुड्स का रिफंड मेरे से ले लोगे, लेकिन कैपिटल गुड्स की लाइफ तो 5 साल है, 10 साल है, आप समझ लो। तो आप हमारे को बेवकूफ भी बना सकते हो। भाई कैसे बेवकूफ बना सकते हैं कि आज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ओके, हो सकता है 2-3 दिन बाद, 2-3 महीने बाद जो है एक्सपोर्ट करना आप बंद कर दो और कैपिटल गुड्स का पूरा रिफंड खा जाओ। ओके, रिफंड भी मिल गया, एक्सपोर्ट भी बंद, और लाइफ 5 साल 10 साल। आई होप यू अंडरस्टूड। बेटा गौरव, टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट, अवेलमेंट का सबको, यार तुम बड़े कंफ्यूज हो रहे हो। अवेलमेंट की टाइम लिमिट तो अप्लीकेबल होगी ना। मैं बात कर रहा हूं कि क्रेडिट ले चुके हो, अवेल कर चुके हो, उसके बाद की रिफंड की। ओके, तुम्हारे बड़े बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, ओके, रिवीजन में। मतलब आप अवेल कर चुके हो, उसके बाद रिफंड की बात कर रहे हो हम, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स जो है, कैपिटल गुड्स का वो रिफंड देने में रेडी नहीं है। आई रिपीट, कैपिटल गुड्स का वो रिफंड देने में रेडी नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां पे इस शॉर्ट, अगर ये जीरो रेटेड सप्लाई का जहां हम बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वहां पे हम चाहे तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, गवर्नमेंट मना नहीं कर रही है। चाहे तो क्रेडिट कंटिन्यू रख सकते हैं अवेल करने के बाद, या फिर हम उसका यहाँ पे रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। पर ये रिफंड वो कहते हैं इनपुट और इनपुट सर्विस का ही देंगे। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट अवेल कर लो, कैरी फॉरवर्ड करो, लेकिन रिफंड नहीं देंगे। यहां तक बात समझ में आई होगी तो बहुत बढ़िया। तो चलिए, मैंने लिखा हुआ है 6 लाख का आपको आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो और उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हो सेक्शन 54 में, लेकिन कैपिटल गुड्स का आप सिर्फ आईटीसी क्लेम कर सकते हो
ओके, आईटीसी क्लेम कर सकते हो पर उसका रिफंड नहीं क्लेम कर सकते। चलो ये बात हुई। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है, जब हम आपको इसका रिफंड देंगे, यानी ये जो इनपुट का इनपुट और इनपुट, अब पूरा फोकस इनपुट और इनपुट सर्विस पे रखना। ओके, जब हम आपको रिफंड देंगे तो रिफंड इस फॉर्मूला से देंगे, उन्होंने फॉर्मूला दिया है। ओके, और ये फॉर्मूला जिसको समझ में आ गया उसके लिए फिर इसके रिलेटेड केस स्टडी और प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूला से रिफंड दिया जाएगा। भाई रिफंड फॉर्मूला क्या है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस turnover of zero rated supply of services divided by adjusted total turnover into net ITC। तो हमें कितनी बातें पढ़नी है, turnover of zero rated supply of goods निकालना है, सेकंड turnover of zero rated supply of services निकालना है, थर्ड यहाँ पे नेट आईटीसी, और फोर्थ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ये चार बातें को समझ लो। ओके, आपका यहाँ पे कैलकुलेशन इज ओवर। मैं एक प्रॉब्लम भी लूंगा, जो मैंने बूस्टर बुक दी है उसमें भी सेम प्रॉब्लम लिया है, तो बाद में आप सॉल्व कर लेना। ये जो चार्ट में मैंने प्रॉब्लम लिया है वही बूस्टर बुक में लिया है, ठीक है। और बूस्टर बुक में जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ये एक्सप्लेनेशन के बाद, वो क्वेश्चन उसमें कवर किए हैं, तो आपको वो क्वेश्चन में भी मिल जाएंगे, ठीक है, अगर वहाँ ब्लैंक स्पेस होगी तो। चलिए अब वो देखो क्या कहते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3। और ये मैं बूस्टर बुक की जिसको बात कर रहा हूँ जिन्होंने बूस्टर लिया है, ठीक है, जिन्होंने बूस्टर लिया है, जिन्होंने रेगुलर बैच ली और सुपर 35 बैच ली, और ये समझ लो ये वीडियो वो देख रहे होगे, तो मैं पहले ही कह देता हूँ आपके लिए मैंने रेगुलर बुक, जो सुपर 35 तो सुपर 35 बुक, जो बूस्टर ले रहा है वो बूस्टर बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये सब चीजें कैसे निकाली जाएगी। अब सिंपल फंडा बताओ, क्या सिंपल फंडा समझने के लिए तुमको आय और आयस का रिफंड कैसे दिया जाएगा। दो तरीके थे गवर्नमेंट के पास इसका रिफंड निकालने के लिए, और कौन से दो तरीके थे, एक्चुअल इनपुट एक्सपोर्ट में कितने यूज किए और एक्चुअल इनपुट सर्विस एक्सपोर्ट में कितने यूज किए, वो निकाल के उसका रिफंड देना। लेकिन देखो बेटा, जब भी कुछ चीजें एक्चुअल बेसिस पे जाती है ना, तो यहां पे कंप्लायंसेस भी बढ़ जाते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ जाता है। सर कैसे, समझ लो एक्चुअल है, अब आपने एक्चुअल कितने इनपुट्स और इनपुट सर्विस आपने जो बताया वो सही है क्या नहीं है, फिर ऑडिट करो, फिर उसका स्क्रूटिनी करो, फिर डिपार्टमेंट आके चेक कर रहा है, फिजिकली चेक कर रहा है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, अच्छा कर भी लिया ये सब कुछ कि एक्चुअल कितना इनपुट्स और इनपुट सर्विस आप एक्सपोर्ट में यूज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने अपना टाइम वो एरिया में वेस्ट कर दिया जहां से मिलने वाला कुछ नहीं है। ओके, रिफंड जाने वाला है। देखो, जहां कुछ मिले तो टाइम स्पेंड करो, पर जहां कुछ मिल नहीं रहा है वहां, और मिलना तो छोड़ दो, अपने जेब से जाने वाला है, वहां क्यों टाइम स्पेंड करना। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल फंडा और फॉर्मूला दे दिया रिफंड का, और वो कह दिया कि हम एक्चुअल कितना आय और आयस यूज किया वो छोड़ो यार, वो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है, तुम्हारे टर्नओवर के रेशियो में हम रिफंड दे देंगे। यानी तुम्हारा जितना एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, बहुत ही प्लेन रीडिंग करूं तो एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी, वो रेशियो में आपको रिफंड दे दिया जाएगा। बात खत्म। ओके, तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा करो तो ज्यादा आईटीसी का रिफंड आएगा, कम किया तो कम आएगा उस रिलेवेंट पीरियड में, जिस रिलेवेंट पीरियड का आप यहाँ पे रिफंड क्लेम कर रहे हो। अगर आप मंथ का क्लेम कर रहे हो तो मंथ का देखा जाएगा, क्वार्टर आप पूरे क्वार्टर का भी कर सकते हो, हाफ ईयर का भी कर सकते हो और ईयर का भी कर सकते हो। तो जो रिलेवेंट पीरियड का आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट का रिफंड क्लेम किया है, उसके वो पीरियड में कितना एक्सपोर्ट टर्नओवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। आई होप आपको ये बात समझी होगी। ओके, वैसे तो समझने में आसान है फॉर्मूला, लेकिन इसका थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने के पहले सिर्फ एक बात बता दूं, नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड, इसको स्टार करना। ओके, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड। आपको जीरो रेटेड सप्लाई के तहत दो सिचुएशन में रिफंड नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट गुड्स आर लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब अगर आपका गुड्स एक्सपोर्ट ड्यूटी के अंडर में आता है तो नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है इसलिए क्योंकि वो एक्सपोर्ट को डोमिनेट करना चाहती है, तो फिर उसका रिफंड कैसे देंगे, इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा, ड्रॉबैक क्लेम किया गया ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी अंडर सेक्शन 74 75, अगर ड्रॉबैक क्लेम किया तो फिर यहां पे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यहां तक समझ में आया क्या, तो मैं आगे बढ़ता हूं, बोलो फटाफट, यहां तक समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूं। वेरी गुड, ठीक है। अब यहां पे एक एक पॉइंट को समझेंगे, यहां पे देखो एक एक पॉइंट को हम यहां पे समझेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी से। हाँ, अब वो देखो रिफंड अमाउंट, आपको रिफंड अमाउंट का मतलब क्या दिया उन्होंने, रिफंड अमाउंट मतलब मैक्सिमम रिफंड दैट इज एडमिसिबल, इससे ज्यादा रिफंड नहीं मिलेगा, हमने जो फॉर्मूला में दिया है। नेट आईटीसी कैसे निकालना, तो हमारे फॉर्मूला में जो दिया गया नेट आईटीसी,
ओके, यानी उस मंथ का नेट आईटीसी यानी आई प्लस आईएस, कैपिटल गुड्स नहीं लोगे आप। तो नेट आईटीसी में सबसे पहले तो वो कह रहा है कि आपको जो नेट आईटीसी लेना है वो सिर्फ आई और आईएस का लेना है। और नीचे मैंने नोट दिया है, और ये नोट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनपुट और इनपुट सर्विस का ही आईटीसी उस रिलेवेंट पीरियड का लिया जाएगा, ओके, कैपिटल गुड्स का नहीं लिया जाएगा। चलो, तो टोटल आईटीसी ऑफ आई एंड आईएस इन अ रिलेवेंट पीरियड, यानी यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं ऐड होगा, उस रिलेवेंट पीरियड का जो आईटीसी अवेल किया वो लिया जाएगा। इसमें अगर आपको साइड में लिखना होगा तो लिख दो डोंट ऐड ओपनिंग बैलेंस, ओनली डोंट ऐड ओपनिंग बैलेंस आपको, ओके, यहां पे लिखना है तो लिख दो डोंट ऐड ओपनिंग बैलेंस। उस रिलेवेंट पीरियड का जो अवेल किया हुआ आय और आय से वही इसमें लिया जाएगा, ठीक है। लेस आईटीसी ऑफ इनपुट्स फॉर विच रिफंड क्लेम अंडर 89(4)A और 89(4)B। अगर 89(4)A और 4B के तहत, ओके, यहाँ पे कोई आईटीसी का रिफंड क्लेम किया होगा तो उतना लेस कर देना, बाकी जो आएगा आपका नेट आईटीसी, और इस नेट आईटीसी पे फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला लगा के अपना रिफंड क्लेम कर लो। ओके, अब सर ये सेकंड वाला पार्ट समझा दो ना, 89(4)A और 4B। ओके, 89(4)A और 4B मैं आपको याद दिला देता हूँ। 89(4)A एक था डीम एक्सपोर्ट, 89(4)A था मैंने रूल दिया नहीं है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हाँ दिया है। अरे यार ये क्यों स्क्रीन आज तकलीफ दे रही है। हाँ, अगर आपको याद होगा तो 89(4)A था डीम एक्सपोर्ट। ओके, यहाँ ये डीम एक्सपोर्ट वाला फंडा क्या है, अब देखो आप ही लॉजिकल बताना, जो गवर्नमेंट कह रही है वो आपको लर्न नहीं करना है, उसमें इन्वॉल्व हो जाना था कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। अब देखो पहला एग्जांपल तो ये नोटिफाइड पर्सन का लेते हैं। नोटिफाइड पर्सन मतलब जिसके पास एडवांस रूलिंग है, ईपीसीजी है, ईओयू है, इनका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब बेटा एग्जांपल लो कि इनको जो इनपुट आया, ध्यान सुनना, इनको इनपुट आया स्टेप नंबर 1, इनको इनपुट आने के बाद ये उनका आईटीसी ले सकते हैं। चलो इनके पास दो ऑप्शन थे, अवेल द आईटीसी, ओके, या क्लेम द रिफंड। हाँ, आईटीसी अब समझ लो वो कहते क्या है। अब मुझे आप बताना, अगर उन्होंने रिफंड क्लेम कर दिया होगा, उसका रिफंड ले लिया, आईटीसी वाला ऑप्शन जो है, आईटीसी वाला ऑप्शन नहीं लिया, रिफंड ले लिया उन्होंने, तो यहां पे अगर उन्होंने रिफंड ले लिया तो फिर हम उसके रेशियो में फिर से रिफंड क्यों दें, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली उस इनपुट का यहाँ पे रिफंड क्लेम किया। तो सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, नेशन वांट टू नो, ठीक है, तो आपसे पूछना चाहूंगा, जब वो स्पेसिफिकली उस इनपुट का अलग से रिफंड क्लेम कर रहा है तो आप बताइए क्या इस फॉर्मूला में उसका रिफंड क्लेम करना ठीक रहेगा क्या? अगर इस फॉर्मूला में उसका रिफंड क्लेम करना ठीक रहेगा क्या? आप ही बताइए। ओके, इस फॉर्मूला में आईटीसी में ऐड करके रिफंड क्लेम करना ठीक रहेगा क्या? बताओ। नहीं बेटा। ओके, फिर तो वो डबल रिफंड हो जाएगा। देखो आंसर आपने ही दे दिया, फिर तो वो डबल रिफंड हो जाएगा यहाँ पे। तो वो यही कह रहे हैं। हाँ, यहाँ ये बात ध्यान सुनना, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन भी पूछा है। पहली बात, अगर उन्होंने 89(4)A 4B में ऑलरेडी स्पेसिफिकली उस इनपुट का अलग से रिफंड क्लेम कर लिया होगा तो वो डिडक्ट करो, क्योंकि अगर उसको डिडक्ट नहीं किया तो आपका डबल बेनिफिट हो जाएगा। फिर आपका एक सवाल आ सकता है, सर 89(4)A और 4B में उन्होंने अगर उसका रिफंड नहीं क्लेम किया होगा तो, यानी पहला वाला ऑप्शन लिया होगा तो, सर ये जो पहला वाला ऑप्शन है कि उन्होंने रिफंड नहीं क्लेम किया, उन्होंने आईटीसी लिया, पर वो जो 89(4)A में जो इनपुट आया था उसका रिफंड नहीं क्लेम किया, ना सप्लायर ने क्लेम किया ना उन्होंने क्लेम किया, सप्लायर ने भी क्लेम नहीं किया उसका रिफंड, तो फिर क्या, फिर आपका डिडक्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त थोड़ा लॉजिक से जाना, ओके, रादर देन कि भाई मुझे ये लर्न करना है, ये चैप्टर है। उनका ये कहना है कि अगर रिफंड क्लेम किया होगा तो ही डिडक्ट करो। अगर तो प्रॉब्लम में क्या लिखा है, 89(4)A में रिफंड इज क्लेम तो फिर डिडक्ट करना, रिफंड इज नॉट क्लेम तो डिडक्ट मत करना, क्योंकि उन्होंने उधर बेनिफिट नहीं लिया तो फिर ये रेशियो में बेनिफिट दे देंगे। ये समझाया नहीं समझा? तो रिफंड इज क्लेम ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समझाया नहीं समझा? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, तो रिफंड क्लेम किया होगा तो फिर वो सिचुएशन में यहां पे डन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, अब इसको नेट आईटीसी क्यों बोला जाता है? अरे यार ये स्क्रीन क्यों तकलीफ दे रही है? चलो ठीक है। तो अब इसको नेट आईटीसी क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हम सिर्फ इनपुट और इनपुट्स का इसके, हाँ, क्लेम बिल्कुल सही, क्लेम किया हो रिफंड तो लेस करना है, क्लेम नहीं किया हो तो लेस नहीं करना है। वो प्रॉब्लम में आपको स्पेसिफिकली दे दिया जाएगा कि 89(4)A या 89(4B जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है रिफंड क्लेम किया है या नहीं किया है। नहीं किया होगा तो फिर आपने डिडक्ट मत करना, क्लेम किया होगा तो ही डिडक्ट करना। ठीक है, क्लियर? नाउ
इसको नेट आईटीसी क्यों कहा जाता है? नेट आईटीसी इसको इसलिए कहा जाता है कि हम सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस का ले रहे हैं, प्लस दूसरा जो है हम इसमें से 894A4B का यहां से डिडक्ट कर रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे होगा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बेटा समझ में आया ना आपको? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब देखो वो क्या करें, जेड आर सॉरी पहले मैं गुड्स लेता हूं। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। अब टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स यानी ये वाला बेटा हमारे फॉर्मूला में ओके जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है गुड्स का, ओके जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स यानी जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है गुड्स का, ठीक है। अब देखो एक्सपोर्ट टर्नओवर है गुड्स का वो कैसे निकालना, इसमें अमेंडमेंट भी हुई थी। ओके लास्ट टाइम आपने अमेंडमेंट डेफिनेटली पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं समझा देता हूं। यहां पे देखो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालना, एक्चुअल टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन रिलेवेंट पीरियड एक्सपोर्टेड अंडर बॉन्ड और एलयूटी, अंडरलाइन एक्सपोर्टेड अंडर बॉन्ड और एलयूटी, ओके एक्सपोर्टेड अंडर बॉन्ड और एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है। जब आप एक्सपोर्ट टर्नओवर ले रहे हो ध्यान से सुनिएगा, तो आप जो है उसका ही टर्नओवर लेना, उसका ही टर्नओवर लेना जो बॉन्ड में है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में है। यानी एग्जांपल की तौर पे ध्यान सुनिएगा, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया, ये दोनों भी एक्सपोर्ट है आपके, ये भी एक्सपोर्ट है और ये भी एक्सपोर्ट है। मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगा तो शायद आपको और क्लियर होगा। ये जो एक्सपोर्ट है ये आपने विदाउट बॉन्ड किया है, विदाउट बॉन्ड किया है, ठीक है। तो अगर ये विदाउट बॉन्ड किया है तो वो सिचुएशन में आपने आईजीएसटी पे कर दिया, आईजीएसटी पेड किया है। और ये जो है आपका विद बॉन्ड है, अगर ये विद बॉन्ड है इसका मतलब जो है आपने आईजीएसटी नहीं दिया है, नो आईजीएसटी पेड। अब आपसे मैं सवाल करूंगा कि हमारे इस फॉर्मूला में जहां हम इन आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, जहां हम आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या ये टर्नओवर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बताइए। ये टर्नओवर ये तो लेंगे ही ना हम, विद बॉन्ड वाला तो लेंगे, पर पहला वाला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो पहला वाला टर्नओवर में चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका कहना है अगर पहला वाला ले लिया तो अगर तुमने पहला समझ लो पहला वाला आपका 10 है और ये यहाँ पे 5 है और आपने क्या कर दिया, ओके टोटल 15 मतलब एक्सपोर्ट 15 हुआ, 50 आपका टोटल था, इंटू नेट आईटीसी समझ लो आपका आईटीसी यहाँ पे 15 रुपए था, इंटू 15। तो आपने अगर ऊपर हाँ सुनिए, अगर आपने यहाँ पे बॉन्ड वाला भी ऐड कर दिया तो आपको क्या होगा, आपका रिफंड अमाउंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बॉन्ड वाला भी सॉरी विदाउट बॉन्ड वाला भी ऐड कर दिया तो आपका रिफंड बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है जब हम इसके आईजीएसटी का फुल रिफंड दे रहे हैं और उस फुल रिफंड में हम इनडायरेक्टली आपको क्रेडिट का भी रिफंड दे रहे हैं, जब हम फुल रिफंड दे रहे हैं तो आप ये टर्नओवर क्यों ले रहे हो? नहीं तो अगर तुमने ये टर्नओवर इस फॉर्मूला में ले लिया तो आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर ये टर्नओवर ले लिया जो विदाउट बॉन्ड वाला है वहां तो आप फुल रिफंड क्लेम कर रहे हो ना, अगर ये टर्नओवर ले लिया तो वो सिचुएशन में आपका तो उधर भी बेनिफिट हो गया, फुल आईजीएसटी का रिफंड, इधर आपने प्रोपोर्शन भी बढ़ा दिया और प्रोपोर्शन बढ़ा के ओके आपने इधर भी रिफंड क्लेम कर लिया, डबल बेनिफिट हो जाएगा। ये गलत है ना यार। ओके तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कहा कि जब यहां पे इस फॉर्मूला में टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स लोगे तो उसमें सिर्फ बॉन्ड वाला कंसीडर करोगे, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको दो टर्नओवर दिए जाएंगे, विद बॉन्ड विदाउट बॉन्ड। तो आपको जब ये फॉर्मूला लगाना है आईटीसी के रिफंड का तो आपको सिर्फ वो लेना है जो अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। अगर समझा होगा तो जोर से बोलो हाँ सर, यस समझ में आया, समझ में आया, स्वाहा। ओके ठीक है तो चलिए चलो तो एक्चुअल टर्नओवर आपका दूसरा, अब उन्होंने लास्ट ईयर में एक कंडीशन ऐड की और वो 1.5 टाइम्स लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड। हाँ तो आपका ये एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना माना जाएगा, तो उन्होंने एक कैपिंग डाल दी। एक्सपोर्ट टर्नओवर तो एक्चुअल लेंगे लेकिन किसी भी सूरत में वो 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सेम गुड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ये कैपिंग है। कैपिंग ये है कि लोग थोड़ा यहाँ पे एक्सपोर्ट वैल्यू, एक्सपोर्ट टर्नओवर ज्यादा बता के बेनिफिट्स ले रहे थे। ओके भाई आईटीसी की रिफंड ज्यादा क्लेम कर रहे थे और एक्सपोर्ट वैल्यू गुड्स का, स्पेशली गुड्स का ज्यादा बता के जो है यहाँ पे बेनिफिट ले रहे थे। और बहुत से गुड्स के केस में पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप आईजीएसटी एक्ट पढ़ते हो तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। हाँ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लाना जरूरी होता है, पर ओके मोस्ट ऑफ द केस में गुड्स में जरूरी नहीं होता है। इसलिए इसका
अनड्यू बेनिफिट लोग उठा रहे थे और लोग जो एक्सपोर्ट वैल्यू बहुत बता देते थे। एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा बताने से प्रॉब्लम ये हो जाता था यहाँ पे कि उनका रिफंड का रेशियो जो है ज़्यादा हो जाता था, और ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे वो अनड्यू बेनिफिट क्लेम कर रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने ये कैपिंग लाई और गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं यार, ओके कहीं तो इनको रोकना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एग्जैक्टली सेम गुड्स आप डोमेस्टिक मार्केट में जो सप्लाई करते हो, तो आप सप्लाई कर रहे हो क्या कोई दूसरा सप्लाई कर रहा हो, लाइक गुड्स कोई दूसरा सप्लाई कर रहा है, वो उसका 1.5 टाइम्स ऑफ जो मार्केट वैल्यू होगी उससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा एक्सपोर्ट टर्नओवर। इसलिए विच एवर इज लोअर, यानी दोनों में से विच एवर इज लोअर। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? अगर समझ में आई तो यस जोर से दिल से कहिए यस सर। वेरी गुड, ये हुई ना बात, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा। और जो आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर लिया है, ओके, यानी आपके वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स आ जाएगी, ZRSG मतलब जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये वैल्यू आ जाएगी। उसमें से 894A 4B का कोई टर्नओवर होगा, टर्नओवर जो 894A में किया है, जिसका रिफंड क्लेम किया है, आपको प्रॉब्लम में दे दिया जाएगा 894A 4B का टर्नओवर, ओके, तो वो जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में लेट्स टेक एग्जांपल, ओके, आपकी एक्चुअल एक्सपोर्ट वैल्यू, सुनिए, एक्चुअल एक्सपोर्ट वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे, अब मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक्चुअल एक्सपोर्ट वैल्यू आपकी 10 लाख है, और वही गुड्स यानी जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आपकी 10 लाख है, और वही गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ पे आप डोमेस्टिक मार्केट में वो गुड्स 12 लाख में सेल कर रहे हो, 12 लाख में सेल कर रहे हो, तो वो क्या कहते हैं, ओके, एक्सपोर्ट टर्नओवर आपने कितना लेना है, यहां पे देखो एक्सपोर्ट टर्नओवर आपने कितना लेना है, तो वो कह रहे हैं कि इस फॉर्मूला में एक्सपोर्ट टर्नओवर एक्चुअल 10 लाख और 1.5 टाइम्स ऑफ 12 लाख, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ 12 लाख, ओके, विच एवर इज लोअर, ओके, तो विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली विच एवर इज लोअर यहाँ पे 10 लाख ही आएगा, तो आपको 10 लाख ही यहाँ पे लेना है, आपको 10 लाख ही लेना है। इज इट क्लियर? यस और नो? अब सेकंड आपकी समझ लो एक्चुअल, ये तो हुआ केस 1। केस 2 आपकी एक्चुअल एक्सपोर्ट वैल्यू जो है आपने बहुत ज्यादा बता दी, 25 लाख बता दी, ओके, बस रिफंड ज्यादा मिलने के लिए, बताने में क्या जा रहा है, आपने 25 लाख बता दी एक्चुअल एक्सपोर्ट वैल्यू, ओके। एक बहुत से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाना कहीं कंपलसरी नहीं होता है, तो आपने जो है यहाँ पे 25 लाख बता दी, और आपकी डोमेस्टिक मार्केट वैल्यू सेम गुड्स सेम क्वांटिटी की 12 लाख है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी एक्चुअल 25 लाख है और 1.5 टाइम्स ऑफ 12 लाख, तो ये 1.5 टाइम्स ऑफ 12 लाख कितना आ रहा है, तो 12 लाख का 12 लाख इंटू 1.5 मतलब ये कितना है, 18 आया। तो गवर्नमेंट कहता है कि नहीं यार, ओके, हमें कहीं तो भी अब रिजनेबल लग रहा है, अनरिजनेबल लग रहा है कि आप एक्सपोर्ट 25 बता रहे हो, जबकि डोमेस्टिक में आप 12 लाख में सेल करते हो, चलो उसका 1.5 टाइम्स भी ले लिया तो 18 लाख ही आता है। तो हम आपका टर्नओवर रिफंड क्लेम करने के लिए इस फॉर्मूला में 18 लाख से ज्यादा नहीं लेंगे, ओके, यानी हम आपको आईटीसी की रिफंड 18 लाख को कंसीडर करके ही देंगे। समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर, समझ में आया हमें ये बात, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो ये हुई बात यहाँ पे हमारी डिस्कशन जो यहाँ पे, और इसमें से अगर 894A4B जिसका रिफंड क्लेम कर लिया है आपने सप्लाई पे, तो उसका ओके, आपने सप्लाई किया होगा और उसका सप्लायर को भी रिफंड मिलता है, आपको याद होगा, तो सप्लायर को भी रिफंड मिलता है, और सप्लायर ने उसका रिफंड क्लेम कर लिया होगा तो वो डिडक्ट किया जाएगा, और आपका इस तरह से टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का यहाँ पे अमाउंट निकाला जाएगा। चलो, ये गुड्स का हो गया। उसके बाद में टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ZRSS कैसा, तो अब थोड़ा ये फॉर्मूला बता देता हूं यहाँ पे, ये फॉर्मूला को कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप प्योरली गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो आप सिर्फ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स लो डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। आप ओनली सर्विसेज सप्लाई करते हो तो ZRSS ले लो, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। और आप गुड्स और सर्विस दोनों के सप्लायर हो तो फिर दोनों ले लो, गुड्स भी और सर्विस भी। तो अब मैं यहाँ पे अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो आपका ZRSS कैसे निकलेगा, यानी टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैसे निकलेगा, या आप गुड्स कम सर्विस प्रोवाइडर हो तो वो सिचुएशन में कैसे निकलेगा। तो वो देखो क्या कहते हैं, मींस वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, अंडरलाइन मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और एल्यूटी कैलकुलेटेड इन फॉलोइंग मैनर, नेमली, यहाँ पे ये बात को समझना। ओके, सुनो, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ये सर्विस का एक्सपोर्ट टर्नओवर लेते वक्त आपका सिर्फ बॉन्ड वाला ही लिया जाएगा, जो विदाउट बॉन्ड वाला है वो नहीं लिया जाएगा। ये बात तो दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है, विदाउट बॉन्ड वाला नहीं लिया जाएगा। अब सर्विस के केस में क्या होता है
कि यहाँ एडवांस भी आता है, एडवांस भी मिलता है, और यहाँ पे एडवांस पे भी जीएसटी है, अगर आपको याद होगा तो एडवांस पे भी जीएसटी लायबिलिटी क्रिएट होती है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने सर्विस सेक्टर में थोड़ा आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर कैसे निकलना चाहिए उसके लिए अलग से दिया है, अलग से, यानी एक प्रॉपर फॉर्मूला बना के दिया है, जिसमें वो यहाँ पे इनवॉइस कम रिसिप्ट दोनों को ध्यान में रखना चाहते हैं। और दूसरा, सर्विस में एक और कंडीशन है कि आपका पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव होना चाहिए। तो सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो तो नो डाउट पैसा कब मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो रिसिप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना के दिया है, ओके, जिसके ऊपर आपको थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। क्या नाउ देखो यहां पे वो पहले क्या कहते हैं, सुन लो, थोड़ा स्लो जा रहा हो, अभी इसमें थोड़ा स्लो जा रहा हूं। पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रिलेवेंट टैक्स पीरियड, मतलब जो पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस पीरियड में जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुई है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुई है, उसमें जो भी पेमेंट आया होगा, व्हाट एवर द पेमेंट रिसीव्ड, उन्होंने पेमेंट रिसीव्ड को इंपॉर्टेंस दिया है। तो समझ लो मैं अप्रैल का रिफंड क्लेम कर रहा हूं, तो अप्रैल में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस से मुझे जितना भी पेमेंट मिला होगा वो पूरा ले लो, ठीक है, वो पूरा ले लो। एड zero rated supply of services where supply has been completed for which payment has been received in advance in any period prior to relevant period। मतलब क्या, प्लस, ओके, अब ऐड क्या करना है, तो इस बार का पूरा पेमेंट ले लिया, प्लस ऐसी कोई सर्विस, यानी पहले तो आपने इनवॉइस नहीं ली है, ओके, एक बार फिर से पहले लाइन में आपने इनवॉइस नहीं ली है, पहले इसमें इस मंथ में जो भी पैसा मिला वो ले लिया, यानी आप रिसिप्ट बेसिस पे जा रहे हो, रिसिप्ट कम इनवॉइस, यानी आगे मैं कम इनवॉइस यानी इनवॉइस को भी फ्लेवर ऐड करूंगा, तो पहले टोटल पैसा जितना मिला, ठीक है, तो जितना भी पेमेंट मिला ऐड, प्लीज 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 प्लीज, कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, पहले सुन लो, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। ऐड इस मंथ में जो सर्विस कंप्लीट की, ओके, जो सर्विस हमने कंप्लीट कर दी, जिसका पैसा पहले एडवांस में मिला होगा, यानी अप्रैल में सर्विस कंप्लीट हुई पर पैसा उसका एडवांस में जनवरी में ही आ गया था, तो वो भी इस मंथ का टर्नओवर मानो, इवन दो पैसा जो है जनवरी में आ गया था पर वो इस मंथ का टर्नओवर मानो, ठीक है। क्या यार, आप फिर से सवाल मत पूछो ना, मैं ओपनिंग बैलेंस नहीं लिए जाते हैं, पहले आप सुन तो लो पहले, बाद में सवाल पूछो ना यार, पहले सुन तो लो, ठीक है। चलो वापस आता हूं, ओके, जितना पेमेंट रिसीव हुआ, ऐड ऐसी कोई सर्विस जो अप्रैल में कंप्लीट हुई पर उसका पैसा आपको पहले मिल गया होता, तो वो टर्नओवर अप्रैल का मानो जो आपने अप्रैल में सर्विस को कंप्लीट किया, ठीक है। वेयर सप्लाई हैज बीन कंप्लीटेड फॉर विच पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस इन एनी पीरियड प्रायर टू द रिलेवेंट पीरियड, ठीक है। लेस, ठीक है, ये हो गया ऐड, और उसके बाद में लेस एडवांस रिसीव्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर विच सप्लाई ऑफ सर्विस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, ओके। एडवांस रिसीव्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर विच सप्लाई हैज नॉट बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। अब इस बात को समझो इन सिंपल वर्ड, पहली लाइन में आपको यह समझाना चाहता हूं कि नो डाउट वो पहले ये कहते हैं कि जितना भी पेमेंट इस मंथ में मिला वो हम एक्सपोर्ट टर्नओवर में लेंगे, जितना भी पेमेंट हमें इस मंथ में मिला वो हम एक्सपोर्ट टर्नओवर में लेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। लेकिन अगर इस पेमेंट में कोई आपको एडवांस मिला होगा, कोई एडवांस मिला होगा, तो वो इस मंथ का टर्नओवर नहीं मान रहा है, ओके, क्यों, क्योंकि ये मंथ में एडवांस मिला है तो एडवांस को लेस कर दो, वो एडवांस को लेस कर दो, और ये एडवांस उस मंथ का टर्नओवर माना जाएगा, कम ऑन, ये एडवांस उस मंथ का टर्नओवर माना जाएगा जो मंथ में वो सर्विस कंप्लीट होगी, जो मंथ में सर्विस कंप्लीट होगी। थोड़ा हमने अप्रैल और जनवरी का हमने जो एग्जांपल लिया था उसको ऐसा एडजस्ट करते हैं, जनवरी में जो एडवांस मिला था, सुनो ध्यान से, मैं कोशिश कर रहा हूं, जनवरी में जो एडवांस मिला था तो वो एडवांस जनवरी में टर्नओवर में नहीं लिया गया होगा, क्योंकि ये क्लॉज है, जनवरी में नहीं लिया गया होगा, क्योंकि ये क्लॉज जनवरी में भी लगा होगा कि भाई एडवांस मतलब अभी। अब आज का हमारा रिलेवेंट पीरियड है अप्रैल, अप्रैल में वो सर्विस कंप्लीट हुई तो हमने अप्रैल में ऐड किया उसको, क्योंकि तब वो एडवांस कंसीडर नहीं होगा, वो अभी उसका टर्नओवर माना जाएगा। तो यहां पे वो फॉर्मूला ऐसा कहता है कि इस मंथ में पेमेंट, पहला थॉट जितने भी पेमेंट रिसीव हुए टोटल ले लो, प्लस ऐसा कोई सर्विस जो इस मंथ में कंप्लीट हुआ हो वो ले लो,
जिसका एडवांस पहले मिला हो क्योंकि तब नहीं लिया गया होगा, प्लस इस मंथ में जो हमने टोटल पेमेंट ली है उसमें से कुछ एडवांस, सॉरी प्लस नहीं, लेस, जो हमने टोटल पेमेंट रिसीव की है उसमें से कुछ ऐसा एडवांस होगा जो इस मंथ में मिला हो पर सर्विस बाद में हो, तो उसको लेस कर दो, क्योंकि ये एडवांस का टर्नओवर उस मंथ में लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन। यहां तक समझा कि नहीं समझा आपको, ये बताओ, यहां तक समझा या नहीं समझा? ठीक है, ओके। तो ये अब देखता हूं आपको कितना समझा। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और पूछना ये चाहूंगा कि इस मंथ में मैंने कोई इनवॉइस इश्यू किया एक्सपोर्ट का, इस मंथ में मैंने कोई इनवॉइस इश्यू किया एक्सपोर्ट का, ठीक है, लेकिन पैसा नहीं मिला मुझे इस मंथ में, इस मंथ में पैसा नहीं मिला मुझे, पैसा ये मंथ समझ लो अप्रैल है, जस्ट इनवॉइस दिया और मुझे इसका पैसा दिसंबर में मिलेगा, तो बताओ ऐसा एक्सपोर्ट जिसका इनवॉइस मैंने इस मंथ में दिया पर पैसा मुझे दिसंबर में मिलने वाला है, क्या वो इस मंथ के टर्नओवर में लेंगे? क्या इस मंथ के टर्नओवर में लेंगे क्या? वेरी गुड, परफेक्ट यार, मजा आ गया। मैं जो समझाना चाहता हूं समझ गया आपको। नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि जब आप यहां पे सुनो, जब आप यहां पे गुड्स सॉरी सर्विस का टर्नओवर ले रहे हो, तो सर्विस का टर्नओवर लेते वक्त उन्होंने इनवॉइस बेसिस पे नहीं रखा है, उन्होंने पेमेंट बेसिस पे रखा है, पेमेंट बेसिस पे रखा है। सभी ने सही आंसर दिया, पेमेंट बेसिस पे रखने की वजह से। अरे बेटा तब, अरे यार जैन में एडवांस, अगर ये फॉर्मूला जैन में लगाते तो एडवांस रिड्यूस किया होगा ना आपने। ये क्या कहा, वो कहते जो भी मंथ में आप ये फॉर्मूला लगाओगे उस मंथ में एडवांस रिसीव करोगे, तो जैन में अगर आपको एडवांस मिला होगा तो आपने एडवांस रिड्यूस किया होगा। ये फॉर्मूला रिड्यूस करने को बोलता है एडवांस। ओके, ये समझा कि नहीं समझा? तो अब मैं आपके डाउट एंटरटेन नहीं कर सकता, नहीं तो मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा, रिवीजन और एक स्ट्रेच हो जाएगी। ऑलरेडी हमारा 1-1.5 लेक्चर से रिवीजन एक्सटेंड हो गया है, मैंने ट्राई किया कि हर चीज कवर करने की। ओके, तो अब यहाँ पे वेरी गुड, अगर मैंने कोई इनवॉइस, अब ये पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने कोई इनवॉइस अभी दिया होगा और पैसा नहीं मिला होगा तो नहीं आएगा, वो टर्नओवर में नहीं आएगा, वो टर्नओवर में उसी मंथ में आएगा जो मंथ में मुझे पैसा मिलेगा। इस बात आपका ओके, तो उस मंथ में आएगा। चलो चलो, डन डन। तो एक आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूं, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का जब टर्नओवर लोगे, यानी ये जब गुड्स का टर्नओवर लोगे तो ये रिसिप बेसिस पे नहीं है, ये आपका एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी पता नहीं आप समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, पर मैं बता देता हूं। जब गुड्स का टर्नओवर लोगे तो वो पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, जो आपने इनवॉइस बना लिए और गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया, इनवॉइस बना लिए और गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया, बस खत्म, वो आपका एक्चुअल या 1.5 टाइम्स, विच एवर इज लोअर। तो गुड्स के केस में टर्नओवर लेते वक्त अप्रोच अलग, सर्विस के केस में टर्नओवर लेते वक्त अप्रोच अलग। गुड्स के केस में टर्नओवर लेते वक्त इनवॉइस बेसिस पे फिक्स होता है, और सर्विस में टर्नओवर लेते वक्त रिसिप्ट प्लस कंप्लीशन बेसिस पे होता है। कम ऑन, रिसिप्ट प्लस कंप्लीशन बेसिस पे होगा। समझा होगा तो स्वाहा को, नहीं तो ठीक है। ओके, सत्यनारायण की पूजा आगे बढ़ाते हैं, इससे ज्यादा आपको आशीर्वाद नहीं मिल सकता, ठीक है। यहां पे चलिए आ जाइए, इससे ज्यादा कृपा नहीं हो सकती, बस कृपा वही अटकी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, आ जाइए। अब आपको एडजस्टेड टोटल, अब आ जाइए एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर यहां पे, हाँ, अब एक सवाल आया इसलिए मैं आंसर दे देता हूँ। एक स्टूडेंट ने कहा सर ये भेदभाव क्यों किया गुड्स और सर्विस में? ये भेदभाव इसलिए कहा किया बेटा क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन ये वर्ड पे है, टेकन आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका टर्नओवर है इनवॉइस बेसिस पे। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जो डेफिनेशन है उसमें पैसा मस्ट बी रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, इसलिए उसको रिसिप बेसिस पे रखा गया है, मोस्टली रिसिप बेसिस पे रखा गया है। ओके, रिसिप प्लस कंप्लीशन ऐसा रखा गया है। सबको समझा क्या? मुझे आंसर नहीं मिल रहा है बेटा, मुझे सबको समझा क्या? यस और नो? इससे ज्यादा कृपा नहीं हो सकती ना। आ जाओ, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालना, अब सुनो। जब आप नीचे का एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लोगे, ये नीचे वाला एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, तो ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लेते वक्त ध्यान से सुनना, ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लेते वक्त ए और बी क्लॉज है। ए कहता है टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2112 एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। मतलब क्या?
सबसे पहले तो ये बता दूं, एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज का मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब आप एक क्लॉज लगाओगे तो उसमें सिर्फ गुड्स के लिए लेना, यानी ये जो है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है, लिख सकते हो, उसमें सर्विस नहीं आएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए ये प्रिंसिपल लगाना। और बी, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, हाँ बी में आप जो है ओके सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए बी है, तो गुड्स के लिए ये अप्रोच लेना जो अप्रोच सर्विस के लिए नहीं होगा, और बी में सर्विस वालों के लिए अप्रोच लेना। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिटरमाइन अंडर क्लॉज टी अबव एंड नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब क्या, जब आप टोटल टर्नओवर लोगे, सुनो टोटल टर्नओवर लोगे तो ऑब्वियसली टोटल टर्नओवर, अगर पहला केस आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, आप सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हो, तो फिर आप लोगे टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर इन स्टेट जो आपका रहेगा, जो हमने डेफिनेशन देखा है वो लिया जाएगा। अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो तो फिर वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो तो आपका टोटल टर्नओवर कितना होगा, तो टोटल टर्नओवर आपका जो होगा वो यहाँ पे जो जीरो रेट हमने डिफाइन किया है क्लॉज डी के हिसाब से, क्लॉज डी के हिसाब से जो अभी डेफिनेशन देखी वो प्लस नॉन जीरो रेटेड, एक नया वर्ड लाया उन्होंने नॉन जीरो रेटेड, यानी क्लॉज डी के हिसाब से जो हमने जीरो रेट डिफाइन किया प्लस नॉन जीरो रेटेड, ओके तो वो टर्नओवर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जब आप गुड्स का ले रहे हो तो टर्नओवर इन स्टेट टोटल लेते हो, टर्नओवर इन स्टेट, तो इसमें टर्नओवर इन स्टेट की क्या डेफिनेशन थी, ऑल टैक्सेबल सप्लाई प्लस आपका एग्जाम सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट सप्लाई प्लस इंटरस्टेट सप्लाई, वो सब कुछ लिया जाएगा जब गुड्स का लोगे, यानी जितना भी आपने डोमेस्टिक सप्लाई किया होगा, एक्सपोर्ट सप्लाई किया होगा, सब लिया जाएगा टोटल टर्नओवर इन स्टेट में। ओके, टर्नओवर इन स्टेट में पूरा पूरा ले लिया जाएगा। ठीक है, और यहां पे नॉन जीरो रेटेड सर्विस के केस में वो थोड़ा अलग कह रहे हैं, सर्विस में कह रहे हैं कि जो आपने क्लॉज डी में जीरो रेटेड लिया प्लस जो आपका नॉन जीरो रेटेड होगा वो, अब नॉन जीरो रेटेड यानी क्या, तो नॉन जीरो रेटेड यानी, अब मैं इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, जितना समझ में आता है आपको समझ जाना, नहीं तो आखिरी एक लाइन में कंक्लूड करूंगा। ओके, तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पे जीरो नॉन जीरो रेटेड मतलब क्या, कि जो एक्सपोर्ट में नहीं आता है, वो एक्सपोर्ट में नहीं आता है मतलब क्या, जो टैक्सेबल है, जो एग्जाम सप्लाई है, जो टैक्सेबल डोमेस्टिक सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई है, नील रेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई है, वो सब नॉन जीरो रेटेड, जो एक्सपोर्ट में नहीं आते हैं। क्लियर, वो सब नॉन जीरो रेटेड। ओके, तो अब देखो वो क्या कहते हैं, आप टोटल टर्नओवर कैसे निकालोगे, तो इन दोनों का, ये क्लॉज ए से निकलेगा गुड्स का और ये क्लॉज बी से निकलेगा सर्विस का, और ये दोनों की टोटल जो है ओके वो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कहा जाएगा, वो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कहा जाएगा। ओके, अब मैं आपको बस एक थिन लाइन डिफरेंस बताना चाहूंगा, समझा तो ठीक, जब भी आप प्रॉब्लम में जीरो टोटल टर्नओवर लोगे तो सब कुछ ऐड कर देना, सब 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 सर सब ऐड कर देना जब आप टोटल टर्नओवर लोगे, लेकिन गुड्स का जब टोटल टर्नओवर लोगे, गुड्स का जब टोटल टर्नओवर लोगे तो यहाँ पे ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, टर्नओवर इन स्टेट में जो जो भी आता है वो ले लेना। ओके, लेकिन सर्विस में आप जब लोगे तो वो कहते हैं सर्विस में लेते वक्त जो क्लॉज डी में हमने कहा था कि रिसीव कम कंप्लीशन, यानी आप वो इनवॉइस, एक ही डिफरेंस है, वो इनवॉइस का टर्नओवर आप टोटल में भी नहीं लोगे, जो इनवॉइस अभी इशू हुआ लेकिन पैसा बाद में मिलने वाला है, वो आप टोटल में भी नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्विस के लिए टर्नओवर इन स्टेट नहीं वर्ड यूज किया, क्योंकि अगर इसके जगह, यानी ये जो फॉर्मूला है इसके जगह वो यहां पे टर्नओवर इन स्टेट कहते हैं, सर्विस के लिए भी टर्नओवर इन स्टेट कहते हैं, तो फिर, और उन्होंने पहला 2017-18 में टर्नओवर इन स्टेट ही कहा था, बाद में चेंज किया, अगर सर्विस के लिए वो टर्नओवर इन स्टेट कहते तो फिर इसमें वो भी इनवॉइस आता जो इस मंथ में दिया गया, पैसा बाद में मिलने वाला है। तो फिर इंडस्ट्री का ये कहना होता है कि ये क्या नाटक है यार, जब आप हमारे एक्सपोर्ट में वो इनवॉइस नहीं ले रहे हो जिसका पैसा बाद में आने वाला है, तो फिर टोटल में क्यों ले रहे हो आप, इसलिए सर्विस में उन्होंने टर्नओवर इन स्टेट वर्ड यूज नहीं किया, सर्विस में बेटा उन्होंने ये वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया, जीरो रेटेड सप्लाई और नॉन जीरो रेटेड सप्लाई। इस वर्ड से सिर्फ वो एक ही मैसेज देना चाहते हैं, ओके, इस वर्ड से वो एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि हम ओके टोटल लेते वक्त भी वो इनवॉइस नहीं लेंगे जो अभी इशू किया और पैसा बाद में आया। समझा क्या आपको? यस और नो? इसलिए उन्होंने दो इसमें डिवाइड किया है, 1 kg काजू ओके 1 kg काजू कतली समर्पण करो, कृपा बनी रहेगी ठीक है। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस है। और देखो, अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाए ना तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। गुड्स के केस में सब ऐड कर यार, पर सर्विस के केस में
जो डी वाले के हिसाब से आया वो प्लस नॉन जीरो रेटेड, यानी एक इनवॉइस को हिंदी में लिख देना, सर्विस के केस में वो इनवॉइस को एक्सक्लूड करेंगे जो इश्यू तो अभी हुआ लेकिन पैसा बाद में आया, वो भी जिसका एडवांस आया हो और सर्विस ना दी हो वो भी एक्सक्लूड होगा ना, क्योंकि वो क्लॉज डी में आता ही नहीं। हम तो पहले क्लॉज डी के हिसाब से जो बनता है वही लेके ना, और क्लॉज डी के हिसाब से क्या बनता है, क्लॉज डी अभी हमने पढ़ा है ना, क्लॉज डी ये तो ये क्या है, क्लॉज डी के हिसाब से एडवांस भी एक्सक्लूड होगा, मतलब आपको सर्विस लेते वक्त एडवांस वाला भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वो तो क्लॉज डी में ही हो जाएगा, प्लस वो भी इनवॉइस एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो डन, बस इससे ज्यादा कृपा नहीं बनेगी। हाँ, अब आपने जो टोटल टर्नओवर लिया उसमें से एक्सक्लूडिंग, अब एक्सक्लूडिंग वो क्या कहते हैं देखो, एक्सक्लूडिंग क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। हाँ, अब आपने तो टोटल टर्नओवर इन स्टेट ले लिया है, अब टोटल टर्नओवर इन स्टेट जो लिया है उसमें एग्जाम भी इंक्लूडेड होगा, ओके, तो वो एग्जाम को डिडक्ट कर दो। हाँ, पर अब इसमें यह ध्यान रखना, मेरा आपसे एक सवाल है, चलो आप सभी आंसर दो, अगर मेरा सप्लाई एग्जाम्प्ट है, सोच समझ के आंसर देना, मेरा सप्लाई एग्जाम्प्ट है पर वो एक्सपोर्ट है, वहां एग्जाम्प्ट है पर वो एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, तो वो एग्जाम सप्लाई का कलर रखता है या जीरो रेट का कलर ले लेता है, वो एग्जाम सप्लाई का कलर रखता है या जीरो रेट का कलर ले लेता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो वो सप्लाई जीरो रेट का कलर लेता है, तो वो कहते हैं कि जो आपने टोटल ली इसमें आप एग्जाम कंसीडर नहीं करोगे, यानी अगर आपने टोटल में ले लिया होगा तो डिडक्ट करोगे, अगर टोटल में नहीं लिया होगा तो कंसीडर नहीं करोगे, तो एग्जाम कंसीडर नहीं करोगे, पर अगर आपका एग्जाम ही जीरो रेट होगा तो फिर आप आपके टोटल में इंक्लूड करोगे, आपके टोटल में इंक्लूड करोगे, ये बात समझा क्या, क्योंकि फिर वो जीरो रेट हो गया, फिर वो एग्जाम नहीं हुआ, ये समझा क्या आपको, वेरी गुड। और 89 4A 4B ये यहां लिख देना, 89 4A और 4B अगर आपने रिफंड क्लेम किया होगा टर्नओवर का तो वो एक्सक्लूड होगा। तो अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकाला जाएगा, थोड़ा घर पे पढ़ना, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के कैसे निकाला जाएगा, तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर गुड्स का पूरा टर्नओवर इन स्टेट, सर्विस का ये प्लस एड दिस माइनस लेस एडवांस, ये डी प्लस जो नॉन जीरो रेटेड है डोमेस्टिक सप्लाई वगैरह, ओके, एग्जाम सप्लाई वो डोमेस्टिक सप्लाई या इंटरस्टेट सप्लाई वो सब ले लिया जाएगा, ये जीरो रेट प्लस डोमेस्टिक सप्लाई वो लिया जाएगा, इसमें वो इनवॉइस कंसीडर नहीं होगा जो अभी इशू हुआ पर पैसा बाद में मिला, ये अगर आपने टोटल में एग्जाम ले लिया होगा तो उसको डिडक्ट करो, लेकिन अगर एग्जाम जीरो रेट होगा तो डिडक्ट मत करना, और 89 4A 4B वाला वो डिडक्ट कर देना, तो आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आ जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट, एक क्लैरिफिकेशन आया जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कंफ्यूजन हो गया था कि जब मैं गुड्स का टर्नओवर इन स्टेट ले रहा हूं, टोटल करते वक्त मैं टर्नओवर इन स्टेट ले रहा हूं, तो आपको याद है यहां पे मैंने जब जीरो रेट सप्लाई का टर्नओवर लिया था, जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर लिया था, ये यहां पे, हाँ ये देखो बेटा, ये दो सिचुएशन ली थी मैंने, विचेवर इज लोअर, ठीक है। अब समझ लो मुझे टोटल लेना है, तो ये तो हो गया एक्सपोर्ट टर्नओवर, समझ लो ये केस में मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर 10 लाख है, ये केस में मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर 18 लाख है। अब डिनोमिनेटर में मुझे टोटल लेना है, टोटल टर्नओवर, तो टोटल टर्नओवर में अब एग्जांपल लेता हूं, टोटल में मेरा डोमेस्टिक सप्लाई है 15 लाख, डोमेस्टिक सप्लाई 15 लाख है, प्लस एक्सपोर्ट जो है 10, क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट ऊपर 10 फाइनल हुआ, तो 15 प्लस 10 लिया मैंने, ठीक है, तो ये मेरा टोटल में आ गया, ठीक है, ये मेरा टोटल में आ गया। अब ये सिचुएशन में मेरा डोमेस्टिक सप्लाई 15 है, प्लस मेरा एक्चुअल 25 था, लेकिन मुझे रिस्ट्रिक्ट किया था 18 तक, तो सवाल ये आया कि जब मैं टोटल लूं तो मैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जब मैं टोटल लूं तो यहां टोटल लेते वक्त एक्चुअल लूं, ऊपर तो रिस्ट्रिक्ट हुआ, पर टोटल लेते वक्त एक्चुअल लूं या टोटल लेते वक्त ही 18 लूं, आप क्या कहते हो, आपका लॉजिक क्या कहता है, सर्कुलर बाद में लेता हूं, जब मैं टोटल लूंगा सब, टोटल में तो एक्सपोर्ट भी ऐड करूंगा, तो मैं 25 लूं या 18 लूं, ओके, तो अभी सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, जब आप नीचे का टोटल लोगे तो वो भी आप उतना ही लोगे जितना आपने ऊपर लिया, आप उतना ही लोगे जितना ऊपर लिया, मतलब वो 18 ही लोगे, बस ये ख्याल रखना, आपने ये 18 ही लोगे, मतलब ये हुआ, देखो क्लैरिफिकेशन है, the restriction of 150% of value of goods domestically supplied as applied to turnover of zero rated supply, अरे यार, turnover of zero rated supply of goods and would also apply to adjusted total turnover, यानी जब आप adjusted total turnover लोगे तो वो भी उतना ही लोगे जितना आपने ऊपर लिया है, ये बात समझी क्या आपको, ये क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आया, मैंने वैसे प्रॉब्लम लिया पर प्रॉब्लम आया तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, वेरी गुड। चलो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे ये खत्म हुआ,
जीरो रेटेड सप्लाई का फॉर्मूला। आई होप आप समझे होगे। चलो ऊपर पढ़ लेता हूँ। हाँ, अब ये जो आप आईटीसी का रिफंड क्लेम करते हो, ये 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, बट आरपी कैन मे क्लेम एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड, और रिलेवेंट डेट है ओके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इस बात को समझ लो, जब आप इस फॉर्मूला से रिफंड क्लेम करोगे, नहीं यार अभी इन्वर्टेड का मैं क्वेश्चन नहीं हैंडल करूंगा, वो बाद में देखेंगे। ओके अभी हम जो है जीरो रेट में बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये आपका फिनेंशियल ईयर है 2021, 2021 ये आपका फिनेंशियल ईयर है। आप जो है आपने रिफंड क्लेम करने के लिए, जेडआरएस का रिफंड क्लेम करने के लिए हो सकता है मंथ क्लेम किया होगा, समझ लो अप्रैल का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, आप क्वार्टरली भी क्लेम कर सकते हो, हाफ ईयरली भी क्लेम कर सकते हो, आप पूरे साल का भी क्लेम कर सकते हो। उन्होंने वर्ड यूज किया रिलेवेंट पीरियड, आपकी मर्जी, आप फिक्स करो कौन सा रिलेवेंट पीरियड है। अप्रैल का रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो देखो अब अप्रैल का रिफंड क्लेम कर रहे हो तो वो क्या कह रहे हैं, वो आप किसी भी टैक्स पीरियड में, यानी देखो वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आरपी कैन क्लेम एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड। जैसे ही आपका टैक्स पीरियड खत्म हो जाता है, कहाँ लिखा मैंने, आपका टैक्स पीरियड खत्म हो जाता है अप्रैल के बाद आप कभी भी क्लेम कर सकते हो। आप उसका रिफंड, अप्रैल का रिफंड मई में, जून में वगैरह ओके आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आप कभी भी क्लेम कर सकते हो, हम आपको नहीं रोकेंगे, ठीक है। अगर कोई ये फाइनेंशियल ईयर में क्लेम नहीं हो पाया, भूल गए, अब मेरे पास बहुत सी केस है 2018-19 की केसेस है, बंदे ने जीरो रेट सप्लाई की रिफंड ही क्लेम नहीं किया, ओके नहीं पता ही नहीं था, कोई कंसल्टेंट ने बताया नहीं। तो अगर आपने उस फाइनेंशियल ईयर में क्लेम नहीं भी किया होगा तो डरो मत, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसके 2 साल बाद भी आप आ सकते हो, उसके 2 साल बाद में भी कभी भी क्लेम कर सकते हो। ये समझा कि नहीं समझा, देखो बताओ। अगर किसी को इमीडिएट क्लेम करना है, पीरियड होते ही क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर वो क्लेम करना रह गया तो जब उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसके 2 साल बाद में भी वो कभी भी क्लेम कर सकता है। समझा क्या? समझा होगा तो यस कहो। ओके तो ये जो है यहाँ पे आप टैक्स पीरियड वाइज भी क्लेम कर सकते हो, और 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, और रिलेवेंट डेट मतलब जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। क्या इसको डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी? नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाई नहीं होगी। एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, और ये आपको रेगुलर बुक से थोड़ा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होती है। ओके तो वो थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ थोड़ा स्कैटर्ड करके लिया है, ओके हर केस को अलग अलग लिया है। यहाँ से अगर आप ट्रेस कर पाओ तो अच्छी बात, नहीं तो ये थोड़ा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। यह डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी, रिफंड RFD 01 में ही जाएगा, मतलब इसका भी रिफंड क्लेम करना है आपको तो हमारी जनरल प्रोसीजर ही अप्लाई होगी जो मैंने ऊपर चार्ट में बताई। उसके बाद में अमाउंट ऑफ रिफंड, तो मैक्सिमम रिफंड फॉर्मूला जो नीचे दिया उससे निकाला जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स और कंडीशंस जो है यहाँ पे दी गई है। ओके चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस और प्रॉब्लम ले लेते हैं और इस कंसेप्ट को एंड करते हैं। ओके अब ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझें। ये क्लैरिफिकेशन, ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन क्या कहता है। अब पहले क्या ये कम था जीरो रेटेड सप्लाई? देखो मेरे पढ़ाने के बाद इमीडिएटली आज आपने पढ़ लेना है, मेरे पढ़ाने के बाद इमीडिएटली आज आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब उन्होंने सर्कुलर के थ्रू एक रिस्ट्रिक्शन निकाला। ये रिस्ट्रिक्शन के पीछे बैकग्राउंड क्या और उनकी सोच क्या बताता हूँ। उनकी सोच ये है कि जब भी कोई हमें जीरो रेट के रिफंड मांगने आए तो गवर्नमेंट सोची, देखो रिफंड यानी जेब से पैसा निकालना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैंने जो है यहाँ पे अनाउंस किया कि जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जो रैंक में आएगा उसको पूरी फीस रिफंड कर दूंगा, IDT की जो रैंक में आएगा, अनाउंस किया। ओके इंटर में ये अनाउंसमेंट थी, वो रैंक में आया बंदा, रैंक में आया तो फीस रिफंड क्लेम करने आ गया कि सर आपने कहा था फीस रिफंड करो। मैंने कहा यस, जो कमिट किया वो तो करूंगा, लेकिन मन में ऐसा रहता है कि यार अब मिला हुआ पैसा वापस करना है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मेरा स्टूडेंट रैंक में आया, पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मिला हुआ पैसा वापस करना बड़ी मुश्किल जाती है। तो आप बताओ मैं क्या ऑप्शन दूंगा उसको? अगर आप मेरे जगह होगे और वो फाइनल में मेरे पास आने वाला है, फाइनल में मेरे पास आने वाला है और वी स्मार्ट में अदर फैकल्टी के क्लास लगाने वाला है, तो क्या ऑप्शन रहेगा आप बताइए? यानी उसको रिफंड ना करते हुए, ओके रिफंड ना करते हुए सीधा एक नेचुरल आदमी ये सोचेगा कि यार तू रिफंड क्यों लेता है, फाइनल में एडजस्ट कर ले, यानी एडजस्टमेंट की कोशिश करेगा। वैसा ही गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है ना, ठीक है तुझे रिफंड मिल गया, रिफंड मिल गया, लेकिन इस सर्कुलर के पीछे अप्रोच यही है कि यहाँ पे अगर तेरा डोमेस्टिक सप्लाई होगा तो यार उसमें यूज करने के बाद जो बचेगा उसका क्लेम करना है यार, उसमें जो यूज करने के बाद जो बचेगा उसका क्लेम कर। तो पूरा क्यों क्लेम करता है? पूरा पैसा मत लेना यार, पैसा कम है ना गवर्नमेंट के पास। कोविड में हमें बहुत दिक्कत हो गई ना, ओके तो ऐसे केस में अगर तू डोमेस्टिक में कुछ कहीं पे यूज करना चाहता है तो कर लेना, फिर बाद का पैसा ले ले हमारे से। ओके तो सेम लॉजिक पे ये सर्कुलर बनाया गया। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो ये सर्कुलर भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए एक एक स्टेप इसका समझिए। अप्रैल मंथ है और अप्रैल मंथ में मेरे पास इनपुट और इनपुट सर्विस का ITC पड़ा हुआ है।
एक एक स्टेप में जाएंगे। अरे यार, ओके, आईटीसी कितना पड़ा हुआ है? इनपुट और इनपुट सर्विस का आईटीसी जो मैंने अवेल किया, ओपनिंग बैलेंस नहीं, सीजीएसटी का 2 लाख, एसजीएसटी का 2 लाख, आईजीएसटी का 3 लाख, ऐसा टोटल मेरे पास आईटीसी 7 लाख है। और ये मेरा नेट आईटीसी है, मतलब 89,4A 4B इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, नेट 7 लाख का आईटीसी है। जो अब देखो क्या है कि ये 7 लाख जो मेरे पास पड़ा हुआ है आईटीसी, मैंने गुड्स और सर्विसेज अप्रैल मंथ में एक्सपोर्ट किए, तो मेरा टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई जो है 20 लाख है, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई 20 लाख है, ठीक है, और अदर सप्लाई मेरा 30 लाख, ऐसा टोटल 50 हुआ। ये प्रॉब्लम में अज्यूम करके चलना कि जो मेरा टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई गुड्स हो वो विच एवर इज लेस 20 है, ये अज्यूम करके चलना, विच एवर इज लेस मतलब एक्चुअल या 1.5 टाइम्स, ओके, उसमें से जो लेस है वही 20 है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? यस बोलिए। डन, ओके, विच एवर इज लेस, और वही मेरा 20 है, डन। डिवाइड, और मेरा टोटल एडजस्टेड टर्नओवर मतलब एज पर फॉर्मूला है, ये सभी एज पर फॉर्मूला है, 20, 30, टोटल 50, ऊपर जो फॉर्मूला में दिया गया उस सबको ध्यान में रखते हुए, और मेरा नेट आईटीसी है। तो अगर मैं प्लेन जाऊं तो यहां पे मुझे रिफंड कितना मिलना चाहिए अप्रैल का? तो मेरा 20 लाख का एक्सपोर्ट टर्नओवर है, 50 लाख का टोटल टर्नओवर है, ओके, सब कुछ लेस वगैरह करके जो है वो डायरेक्ट अमाउंट ले लिया, यानी 7 लाख इंटू नेट आईटीसी मेरा 7 है, तो मेरा 2.3 का रिफंड क्लेम करता है। तो सामने आप ओके आ गया, यहाँ पे बंदा आ गया, सर मेरा रिफंड निकल गया 2.3 लाख का, मजा आ गया सर, रिफंड निकल गया 2.3 लाख का। गवर्नमेंट कह रही है ओके ओके 2.3 देना है, अरे यार 2.3 देना, पैसा है क्या, पैसा है क्या, ओके देना, और रुकना, ओके वो एंजॉय कर रहा है, 2.3 मिलेगा, 2.3 मिलेगा, ओके, उसका रिफंड क्लेम आ गया, ठीक है। पर अब गवर्नमेंट ने क्या सर्कुलर लाया, देखो, गवर्नमेंट कहती है कि रुक रहा यार, थोड़ा थोड़ा रुक, तो देता हूं ना तेरे को 2 पॉइंट, थोड़ा रुक। तो अप्रैल का जब तू रिटर्न फाइल करेगा जीएसटीआर 3B में फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अब जब तू रिटर्न फाइल करेगा तो हो सकता है तेरा डोमेस्टिक सप्लाई का पेमेंट भी आएगा, हो सकता है इस डोमेस्टिक सप्लाई के अगेंस्ट में तू आईटीसी भी लेगा, तू आईटीसी भी लेगा, और उस आईटीसी में हो सकता है कि जो तेरा ये रिफंड बनता है, जो बनता है आईटीसी का रिफंड, इसमें का कुछ अमाउंट, इसमें का कुछ अमाउंट तेरा डोमेस्टिक सप्लाई के टैक्स के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। वही बात कि तू रिफंड क्लेम करने आया, अरे यार फाइनल की फीस में देखना, एडजस्ट कर लेना, ओके। तो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला, डायरेक्ट नहीं बोला गवर्नमेंट ने कि देख यार एक काम कर, तेरा बनता है 2.3, लेकिन जब तू 3B देगा, ओके 20 मई को, ओके उसका 3B देगा, 20 में डेट लेके चल रहा हूं 3B की, उस दिन, ओके उस दिन यहां पे जो डोमेस्टिक सप्लाई होगा तो उसमें कोई टैक्स पेमेंट आ रहा होगा, तो इसमें से ओके इसमें से प्लीज एडजस्ट कर लेना, उसके अंदर एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उतना लेना। गवर्नमेंट ने ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया आपसे, मोदी गवर्नमेंट रिक्वेस्ट नहीं करती है, सीधा सीधा ओके यहाँ पे अपना डिसीजन डालती है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके निर्मला जी ने क्या कहा, निर्मला जी ने कहा कि देख भाई, ओके उनके पीछे का अप्रोच देखो, उन्होंने कहा कि ये आपका जो है वो रिफंड बनता है, या जिस दिन 3B फाइल करोगे, 3B फाइल करने के बाद जो आईटीसी क्लेम कर लिया, ओके जब 3B फाइल करोगे तो आप टोटल आउटपुट टैक्स लेस आईटीसी के बाद जो आईटीसी बचा, जो कैरी फॉरवर्ड हुआ आपके लेजर में, वो 2 लाख ही है, जो कैरी फॉरवर्ड हुआ वो 2 लाख ही है। तो मुझे ये बताओ, ओके आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर मेरा कैरी फॉरवर्ड आईटीसी 2 लाख है और मेरा रिफंड 2.3 बनता है, मतलब 30,000 कहा गया, बताओ 30,000 कहा गया, अरे बोलो ना 30,000 कहा गया, कोई आंसर नहीं दे रहा है। वो 30,000 यूटिलाइज हो गया, बिल्कुल परफेक्ट, वो एडजस्ट हो गया, तुम्हारे डोमेस्टिक सप्लाई में एडजस्ट हो गया। तो गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि प्लीज ओके एडजस्ट कर लेना ना डोमेस्टिक में, बाकी का पैसा लेना ना, नहीं, गवर्नमेंट सीधा सीधा यहाँ पे डिसीजन दे रही है, और वो दे रही है कि उस दिन जो बैलेंस बचेगा वो, ओके उस दिन जो बैलेंस बचेगा वो, अब देखो, अब तीसरा वाला पॉइंट देखना, तीसरा वाला पॉइंट देखना, एक जो मंथ का पीरियड है हमारे फॉर्मूला से, उसका जब 3B फाइल किया, उस दिन जो बैलेंस बचेगा, और तीसरा जब आप रिफंड एप्लीकेशन दोगे, ओके रिफंड एप्लीकेशन दोगे उसका, तो जब रिफंड एप्लीकेशन दोगे उस दिन जो बैलेंस होगा, ओके उस दिन जो बैलेंस होगा, ये तीनों में से विचएवर इज लोअर, उतना ही रिफंड मिलेगा। आपको बात आई क्या समझ में? यानी उन्होंने वो रिफंड एप्लीकेशन के टाइम भी देखा
अच्छा, तब तक भी अगर एडजस्ट हो जाए, तब तक भी यानी रिटर्न के दिन तक एडजस्ट हो जाए तो मजा आ जाएगा। जिस दिन आप अप्रैल का रिफंड का अप्लाई करोगे उस दिन भी बैलेंस देखा जाएगा, जिस दिन अप्लाई करोगे, और तब तक भी एडजस्ट हो गया तो अरे करना यार एडजस्ट, मजा आ जाएगा। ओके, तो ये तीनों में से जो विचेवर इज लोअर होगा, विचेवर इज लोअर होगा, उतना ही रिफंड मिलेगा। आई क्या बात समझ में? यस और नो? आई क्या बात समझ में? यस और नो? निर्मला जी को पैसे लेने से मतलब है और कुछ नहीं है। वो होता है रिफंड मत ले यार, एडजस्ट कर ले। अगर सबको समझ में आई होगी तो जोश से बोलो हाँ सर, यस सर। ओके, इससे ज्यादा कृपा नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला, इसलिए प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो जितना आपका ये फॉर्मूला से रिफंड, सेकंड जब 3B फाइल किया उस दिन का बैलेंस, प्लस जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया उस दिन का बैलेंस, इन तीनों में से विचेवर इज लोअर होगा तो कौन सा है बेटा विचेवर इज लोअर? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का आपको रिफंड सैंक्शन होगा, 2 लाख रुपए का रिफंड सैंक्शन होगा। चलो, पर अब ये मुझे बताओ, ये 2 लाख रुपए का रिफंड तो आप जिस दिन अप्लाई करोगे, ओके, सैंक्शन तो 2 लाख हुआ, लेकिन जिस दिन अप्लाई करोगे उस दिन ही आपका रिफंड आपको ग्रांट होगा, अप्लाई करने के बाद ही ग्रांट होगा। और अगर आपको याद होगा तो ये केस में, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, आपको 7 दिन के अंदर प्रोविजनल 90% रिफंड मिल जाता है। 7 दिन के अंदर प्रोविजनल 90% रिफंड मिल जाता है, अगर आपको प्रोसीजर याद होगी तो। यस सर नो? चलिए, तो अब ये 2 लाख का रिफंड आपके पास है। अब सुनिए, थोड़ा मैं आगे और बढ़ाता हूं कि अगर गवर्नमेंट आपको ये रिफंड देती है, रिफंड आपको देती है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करना पड़ेगा। अब क्रेडिट लेजर में जिस दिन आपने अप्लाई किया, मेरे पास आईजीएसटी का 1.2 था, सीजीएसटी का 0.4 और एसजीएसटी का 0.6, ऐसा मेरे क्रेडिट बैलेंस 2.2 था, जो मैंने यहां कंसीडर किया 2.2 था। अब इसमें से 2 लाख डेबिट हो गए, क्यों? क्योंकि 2 लाख का रिफंड हो रहा है। तो फिर ये डेबिट कैसे किए जाएंगे? अब 2 लाख का रिफंड सैंक्शन हुआ तो ये डेबिट कैसे किए जाएंगे? तो जितना आपके पास एप्लीकेशन के दिन आईजीएसटी का बैलेंस होगा वो पूरा डेबिट हो जाएगा। एप्लीकेशन के दिन मेरे पास आईजीएसटी का बैलेंस जो था 1.2 था, तो ये 1.2 पूरा डेबिट होगा, ठीक है। और बाकी जो डेबिट करना है वो इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली कितना? सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो मेरे पास सीजीएसटी का बैलेंस उस दिन कितना था? 0.4, और एसजीएसटी करना, एसजीएसटी का बैलेंस मेरे पास कितना था? 0.6। पर अब मुझे 2 लाख का रिफंड डेबिट करना है क्योंकि उसका पैसा आने वाला है। तो अगर 2 लाख का रिफंड मुझे डेबिट करना है तो आईजीएसटी पूरा डेबिट होगा 1.2, और बाकी बैलेंस इक्वली डेबिट होगा। इक्वली डेबिट होगा मतलब बैलेंस 0.8 बचा, 0.4 डेबिट हो जाएगा। ये 2 लाख डेबिट हो गया, ओके, 2 लाख मेरा डेबिट हो गया यहाँ पे, और 0.4 में से 0.4 यानी नील, और मेरे पास एसजीएसटी का 0.6 था, उसमें से डेबिट 0.4 हुआ, 0.2 कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन इसमें भी ये समझ लो कि यहाँ पे अगर अब इक्वली होगा, लेकिन अगर ये बैलेंस एसजीएसटी में, यहां एसजीएसटी करना, ये बैलेंस एसजीएसटी में 0.2 ही होता तो फिर क्या करते? फिर तो इक्वली नहीं होता ना, क्योंकि मेरे पास बैलेंस ही 0.2 है एसजीएसटी का। तो वो सिचुएशन में फिर वो कहते हैं कि पहले सीजीएसटी में एडजस्ट कर लो और फिर बचा हुआ एसजीएसटी में एडजस्ट कर लो। तो फिर बचा हुआ जो है यहाँ पे एसजीएसटी में एडजस्ट होता है 0.2, ओके, और बाकी का जो है आपको, मतलब आपका रिफंड ग्रांट हुआ था 2 लाख, आपके पास बैलेंस जो था डेबिट करना था इतना, और बाकी का तो आपको जो है यहाँ पे कैश रिफंड तो मिलने वाला है। ओके, तो ये पॉइंट समझा क्या? थोड़ा अब यहाँ पे ये समझ के चलना, इक्वली डिवाइड होगा, और अगर इक्वली डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो पहले सीजीएसटी और बाद में एसजीएसटी, ओके, उस तरह से एडजस्ट करना है आपको अगर बैलेंसेस नहीं हो गए। दैट्स ऑल बेटा, इससे ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अगर समझा होगा तो डन। अरे दोनों तो एक एसजीएसटी करो ना बेटा, कॉमन सेंस लगाओ, ओके, कॉमन सेंस लगाओ, एसजीएसटी करो यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, रिफंड इन केस ऑफ exempted and non GST supply, exempted and non GST supply। चलो, as per section 16(2) of IGST Act, ZRS includes exempt supply which also includes non taxable supply। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपका exempt सप्लाई है और वो एक्सपोर्ट होता है, सुनो, आपका एग्जाम सप्लाई और वो एक्सपोर्ट होता है तो आपको रिफंड मिलेंगे क्योंकि वो ZRS का कलर ले लेता है। अगर आपका नॉन जीएसटी सप्लाई होगा तो नॉन जीएसटी सप्लाई, हाँ सुनो, नॉन जीएसटी सप्लाई होगा पेट्रोल डीजल वगैरह, तो उसका भी रिफंड आपको मिल जाएगा। और नॉन जीएसटी सप्लाई वेयर नो बॉन्ड और एलयूटी इज रिक्वायर्ड,
ओके, एज पर वैट और एक्साइज, तो उसके भी आपको आईटीसी के रिफंड मिलेंगे। मेरा बस ये सर्कुलर में इतना कहना है आपको कि अगर आपका एग्जाम सप्लाई हो या पेट्रोल डीजल नॉन जीएसटी सप्लाई हो, ओके, और कुछ ऐसे नॉन जीएसटी सप्लाई जहाँ बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सप्लाई होता है और वो सप्लाई में आपने जैसा पेट्रोल है, डीजल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, इसमें ऐसे कुछ इनपुट यूज़ किए जिसपे जीएसटी दिया है, उसमें ऐसे कुछ इनपुट और इनपुट सर्विस यूज़ किए हैं जिसमें जीएसटी दिया है और वो एक्सपोर्ट हो रहे हो, तो आपको 89(4) के बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि ये जो एग्जाम नॉन जीएसटी सप्लाई है, अगर ये एक्सपोर्ट होते हैं तो ये 0 रेट का कलर ले लेते हैं, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, वैल्यू फॉर रिफंड। हाँ, वैल्यू फॉर रिफंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर। देखो, व्हाइल कैलकुलेटिंग द एलिजिबल अमाउंट ऑफ रिफंड, लोअर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स डिक्लेयर्ड इन जीएसटी इनवॉइस और करस्पॉन्डिंग शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। चलो मैं और यहाँ पे एक जो क्लैरिफिकेशन है वो क्या कहते हैं, जब आप ये टर्नओवर ऑफ गुड्स लेते हो तो गुड्स के लेते वक्त जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी, एक्चुअल वैल्यू रहेगी, तो जब एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी, तो वो कह रहे हैं इसमें एक्चुअल वैल्यू जो रहेगी वो जो आपने इनवॉइस में डिक्लेयर की, इनवॉइस में डिक्लेयर की या फिर एक्सपोर्ट करते वक्त शिपिंग बिल में जो फाइनल हुआ वो आपकी एक्चुअल वैल्यू रहेगी। यानी एक्चुअल वैल्यू के लिए भी दो कंडीशन है कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपने इनवॉइस में जो डिक्लेयर किया, पर एक्सपोर्ट करते वक्त ऑफिसर इनवॉइस वैल्यू पे नहीं माना और उसने शिपिंग बिल में ओके एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल लगा के नई वैल्यू फिक्स किया, तो फिर वो वैल्यू ओके लोअर ऑफ दिस, यानी दोनों में से जो लोअर होगी वो कंसिडर की जाएगी आपकी एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद में नेट आईटीसी अवेल, जब आप नेट आईटीसी निकालोगे तो आईटीसी अवेल व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड वो लिया जाएगा। अब ये क्लैरिफिकेशन को समझो, यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ये कहता है कि समझ लो आप जब नेट आईटीसी लेते हो, नेट आईटीसी लेते हो तो एक सवाल आ गया था और ये सवाल ये आया कि भाई अप्रैल में कोई इनवॉइस आया था, इनवॉइस अप्रैल में आया था, ठीक है, इनपुट का, इनपुट या इनपुट सर्विस का इनवॉइस अप्रैल में आया था और उसका आईटीसी आपने अप्रैल में लेना भूल गए और अप्रैल में लेना भूल गए और उसका आईटीसी आपने जो लिया ओके जुलाई में लिया, इसका आईटीसी जुलाई में लिया, जो आप ले सकते हो। यानी ये इनपुट और इनपुट सर्विसेज जिसका इनवॉइस अप्रैल में आया, रिसीव अप्रैल में हुआ, लेकिन आपने आईटीसी उसका जुलाई में लिया। आप तो आईटीसी अगले साल के सितंबर की ड्यू डेट तो कभी भी ले सकते हो, तो आपने जुलाई में लिया उसका आईटीसी। तो क्या हुआ कि जब जुलाई का हम रिफंड क्लेम करने जा रहे हैं, रिफंड क्लेम करने जा रहे हैं, तो जेडआरएस अब गुड्स और सर्विसेज टोटल एडजस्ट टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी ले रहे हैं। तो आपने आईटीसी अवेल किया जुलाई में, तो ऑफिसर क्या कह रहे थे, ऑफिसर कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो इनवॉइस अप्रैल का है, अगर इनवॉइस अप्रैल का है तो हम जुलाई के पीरियड में नहीं कंसीडर करेंगे इसको। ओके, आपने अप्रैल में करना था, अब आपने अप्रैल में नहीं किया तो जाओ छोड़ो, हम नहीं अलाउ करेंगे। ओके, हम नहीं अलाउ करेंगे। तो बहुत से ऑफिसर ये कह रहे थे कि भाई आपने अवेल किया होगा जुलाई में, पर इनवॉइस तो अप्रैल का है, इसलिए हम जुलाई के टैक्स पीरियड में कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस पे सीबीआई से सर्कुलर आया और उन्होंने कहा नहीं, जो मंथ में अवेल किया गया, ध्यान से सुनो, जो मंथ में अवेल किया गया उस मंथ में ओके उस मंथ का वो आईटीसी माना जाएगा। यानी अगर इनवॉइस अगस्त का है और अवेल आपने सितंबर में किया तो वो नेट आईटीसी सितंबर का माना जाएगा। ये पॉइंट समझा क्या, वो नेट आईटीसी सितंबर का माना जाएगा। क्लियर? हाँ, वो एडजस्टेड टर्नओवर में भी उतना ही लिया जाएगा, सही कह रहे हो। नाउ नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी रिफंड। Refund of ITC under section 54(3) restricted to extent of credit reflected in GSTR 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हो वो वही आईटीसी होगा जो रिपोर्टेड है, यानी जो नॉन रिपोर्टेड का 5% आप ले रहे हो, सुना ध्यान से, जो नॉन रिपोर्टेड का 5% ले रहे हो वो इस फॉर्मूला में नहीं आएगा। यानी जब आप नेट आईटीसी ले रहे हो तो नेट आईटीसी सिर्फ जो रिपोर्टेड है वही, जो वो दूसरा 5% ले रहे हो वो ये नेट आईटीसी में कंसिडर नहीं होगा। Okay, circular does not in any way impact the refund of ITC relating to import, ISD invoice और inward, ठीक है। ओके, प्रोविजनल रिफंड 90% ये केस में आपको मिलता है, जो भी आपका फॉर्मूला से रिफंड आया वो 90% का रिफंड आपको मिलता है। ओके, प्रोविजनल रिफंड आपको यहाँ पे मिलेगा और प्रोविजनल रिफंड आपको 90% तो मिल जाएगा और 10% तो सैंक्शन होने के बाद मिलेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में जो है, कंडीशंस क्या है, नो ऑफेंस ड्यूरिंग लास्ट 5 years अंडर एनी एक्ट और लॉ, ओके, इफ
टैक्स इवेडेड मोर देन 2.5 CR। मतलब क्या, प्रोविजनल रिफंड आपको 90% 7 दिन के अंदर तभी दिया जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई का, इस फॉर्मूला के हिसाब से, अगर आपने पिछले 5 साल में ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया हो जिसकी अमाउंट जो टैक्स इवेजन की हो वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो, तो आपको मिलेगा। प्रोविजनल प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रोविजनल रिफंड विद इन 7 days, और प्रोविजनल प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू पेमेंट ऑर्डर और क्रेडिट टू बैंक एप्लीकेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ consolidated payment advice, and central government shall disburse the refund based on the consolidated payment advice। मतलब क्या कि आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड पेमेंट यानी CGST और SGST का मिला के एक साथ प्रोविजनल रिफंड दे दिया जाएगा। चलिए बेटा, अभी तक का आपने डिस्कशन देखा जिसमें हमने जीरो रेटेड सप्लाई के रिफंड जो है पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे रिवाइज किया, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम जो है मैं यहाँ ले लेता हूँ, और यस लास्ट चार्ट और ये चार्ट में ओके थोड़ा यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम को चेंज किया हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम आपने केयरफुली देखना, और अगर आपके पास पुराना चार्ट होगा तो अकॉर्डिंगली आपने चेंज कर लेना, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखो क्या है यहाँ पे, मिसेस XYZ मैन्युफैक्चरर्स फर्निश फॉलोइंग इनटू एंड रिक्वेस्ट टू कंप्यूट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एलिजिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। चलिए, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिफंड कितना आएगा ओके इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, ये देख लेते हैं। क्या हो गया, चलो ठीक है। पहला ITC ऑफ इनपुट्स दिया गया है आपको, उसके बाद में ITC ऑफ इनपुट सर्विसेज दिया गया है, ITC ऑफ कैपिटल गुड्स दिया है, देन वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर LUT यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्वांटिटी 2000 A, शिपिंग बिल वैल्यू 15 lakhs, वैल्यू इन टैक्स इनवॉइस 17 lakhs, ठीक है। तो अंडर बॉन्ड और LUT जो दिया गया है, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इन इंडिया 35 lakhs, सिमिलर क्वांटिटी है 2000 क्वांटिटी इंडिया में सेल किया गया। पेमेंट रिसीव्ड टुवर्ड सर्विस सप्लाइड फॉर एक्सपोर्ट इंक्लूड्स 50,000 ऑफ एडवांस टुवर्ड सर्विस टू बी सप्लाइड आफ्टर करंट पीरियड। नेक्स्ट बेटा, सर्विस सप्लाइड फॉर एक्सपोर्ट रिलेवेंट पीरियड फॉर विच पेमेंट रिसीव्ड इन प्रायर पीरियड 50,000, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस इन इंडिया 5 lakhs, और एग्जाम वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बेटा 2 lakhs, ओके एग्जाम 2 lakhs दिया हुआ है। तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पे अगर जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड है तो हमने फॉर्मूला में क्या देखा था, पहले तो नेट ITC निकाल लेते हैं। नेट ITC में आप सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस का कंसीडर करोगे, कैपिटल गुड्स का आप रिफंड के लिए कंसीडर नहीं करोगे, इसलिए यहाँ पे इनपुट और इनपुट सर्विस का मिला के कितना हो जाता है 3 lakhs रुपीज। तो आपका अगर मैं हाउ टू कैलकुलेट रिफंड ऑफ ITC इन केस ऑफ जीरो रेट सप्लाई, तो नेट ITC मैंने निकाल लिया यहाँ पे 3 lakhs रुपीज। उसके बाद में हमें निकालना है ओके टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ ZRSS जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कितना, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इस बार पहले वो सर्कुलर में थी और अब तो उन्होंने यहाँ एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया। मैं आपको ये कह दूं कि जैसा ये यहाँ सर्कुलर में भी दिया था पहले ओके यहाँ की भाई आपको जो है डिक्लेयर्ड वैल्यू या शिपिंग बिल वैल्यू विच इज लो लेना है, और अब तो उन्होंने ये सर्कुलर एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दिया रूल 89(4) के। तो रूल 89(4) का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन भी सेम कहता है कि जब आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू लोगे तो जो आपने शिपिंग बिल में बताई या टैक्स इनवॉइस में बताई विच एवर इज लेस वो आपको लेना है। तो इस बार एग्जाम में ओके ये पॉइंट पे ज्यादा एम्फसाइज करना, तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट हुआ, तो अंडर बॉन्ड जो एक्सपोर्ट हुआ है आपका, तो इसमें शिपिंग बिल वैल्यू दिया है और टैक्स इनवॉइस वैल्यू दिया है, इसमें से विच एवर इज लेस, तो विच एवर इज लेस यानी हमें क्या लेना है 15 lakhs, हमें 15 lakhs लेना है। लेकिन साथ साथ में हमें यह भी कंपेयर करना है कि जो डोमेस्टिक वैल्यू है उसका 1.5 टाइम्स, उसमें भी विच इज लेस, यानी हमारे सामने यहाँ पे 3 वैल्यू लेना है ओके, शिपिंग बिल वैल्यू, इनवॉइस टैक्स वैल्यू और 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू, और ये तीनों में से आई रिपीट ये तीनों में से विच इज लेस जो होगा वो हमें कंसिडर करना है। तो डोमेस्टिक वैल्यू 35 लाख है, उसका 1.5 तो बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है, उसका 1.5 तो बहुत ज्यादा जाएगा। तो अगर मैं 3 लूँ, शिपिंग बिल वैल्यू, वैल्यू टैक्स इनवॉइस वैल्यू और यहाँ पे डोमेस्टिक का 1.5, अगर मैं तीनों में से लोअर लूँ तो तीनों में से लोअर 15 लाख रुपए आता है। तो ये मेरा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर हुआ। चलो ठीक है, उसके बाद में पेमेंट रिसीव टुवर्ड्स सर्विस सप्लाइड फॉर एक्सपोर्ट। अब ZRSS कैसे निकालते हैं, ZRSS मतलब इस मंथ में ये टैक्स पीरियड में हुआ टोटल रिसिप्ट, तो टोटल रिसिप्ट 550 माइनस आगे का कुछ एडवांस मिला होगा तो रिड्यूस करो तो -50,000 हो जाएगा। लेकिन अगर प्रायर पीरियड में कोई सर्विस दी होगी
ओके, सप्लाइड एक्सपोर्ट रिलेवेंट पीरियड फॉर विच पेमेंट रिसीव्ड प्रायर पीरियड, मतलब वो अभी सर्विस सप्लाई हुई पर पेमेंट पहले मिल गया हो तो वो ऐड करो, तो माइनस ये माइनस होगा और ये प्लस होगा 50, यानी वो अल्टीमेटली रहेगा 550 ही, 550 माइनस 50 प्लस 50, तो वो 550 रहेगा। तो मतलब आपका ओके ZRSS आ गया, और आपका ZRSS कितना आ गया बेटा, तो वो आ गया 550। ओके 550 आपका ZRSS आ गया, तो 15 प्लस 550 ये आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर आ गया गुड्स प्लस सर्विसेज का, यानी 20,50,000, आई रिपीट 20,50,000 आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर आ गया। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। अब टोटल मतलब क्या, तो ख्याल रहे टोटल लेते वक्त आपको जीरो रेट होगा, डोमेस्टिक होगा, सब लेना है, पर उसमें एग्जाम कंसीडर नहीं करना है। आई रिपीट, उसमें एग्जाम कंसीडर आपको नहीं करना है, ठीक है। और रूल 89A और 89(4)B के अगर कोई टर्न हो गया तो वो कंसीडर आपको नहीं करना है। तो बट एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब आप जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर ले रहे हो तो उतना ही लेना जो हमने तीनों में से विच इज लोअर फाइनल किया। तीनों में से विच इज लोअर कौन सा फाइनल किया हमने, तो तीनों में से विच इज लोअर जो हमने फाइनल किया यहाँ पे वो यहाँ 15 लाख। तो जितना हमने ओके न्यूमरेटर में लिया उतना ही डिनोमिनेटर में आपको लेना है। तो गुड्स का 15 लाख प्लस ओके तो मैं क्या लूंगा, गुड्स का 15 लाख प्लस ओके जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का कितना फाइनल किया था मैंने 550, ओके प्लस डोमेस्टिक का 35। तो अगर आप ओके ये सारा टोटल करोगे तो आपकी जो टोटल आएगी एग्जाम को छोड़ के, और वो एग्जाम को 60,50,000 आएगी। ओके 60,50,000 आएगी। चलो करो टोटल आप, अगर आप ये टोटल करते हो तो आपकी टोटल 60,50,000 आनी चाहिए। तो चलिए, तो देखो यहाँ 15 लाख प्लस यहाँ पे 35 लाख, क्योंकि डोमेस्टिक भी लेना पड़ेगा आपको टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में, 35 लाख प्लस आपका 5,50,000 सर्विसेज का, सर्विस का 5,50,000 प्लस आपका यहाँ पे डोमेस्टिक सर्विस जो आपने डोमेस्टिक सर्विस दिया इन इंडिया 5 लाख, तो वो आ जाएगा आपका प्लस 5 लाख, तो वो आ जाएगा आपका 60,50,000। देन अब वो सेकंड क्या पूछते हैं, व्हाट विड बी योर आंसर इफ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक क्लियरेंस ऑफ गुड्स ए इज 8 लाख। अगर ये 35 लाख की जगह आपका 8 लाख होता तो क्या होता, 8 लाख होता मतलब इसका 1.5 टाइम्स अगर हम ले तो 1.5 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 12 लाख। ओके तो ये जो है 1.5 टाइम्स 12 लाख हो जाएगा। तो अब आपको तीनों में से लोअर लेना है, मतलब शिपिंग बिल वैल्यू या टैक्स इनवॉइस वैल्यू या 1.5 टाइम्स। ओके तीनों में से लोअर, तो आपका ये 15 लाख नहीं रहेगा, तीनों में से लोअर कितना हो जाएगा 12 लाख। ओके 12 लाख हो जाएगा। तो अगर ये 12 लाख हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में 12 लाख प्लस सर्विसेज के 550 वो वैसे ही लेंगे, यानी 1750 आपका सर्विसेज आपका एक्सपोर्ट आ गया। और अब आपको टोटल एडजस्टेड टर्नओवर कितना लेना है, तो आपको टोटल एडजस्टेड टर्नओवर जितना गुड्स का आपने न्यूमरेटर में लिया उतना ही डिनोमिनेटर में लोगे, यानी 12 लाख ये प्लस यहाँ 35 नहीं होगा, यहाँ 8 लाख होगा क्योंकि हमने चेंज कर दिया अमाउंट, 8 लाख प्लस 550 प्लस 5 यानी 30,50,000 और अकॉर्डिंगली आपका रिफंड आएगा। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ गया होगा। यस और नो बोलिए, यस सर समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ओके इसका डिस्कशन कंप्लीट किया। डन, चलिए नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मैं चाहता हूं कि ये डिस्कशन जो है आप अच्छे से देखें क्योंकि इस बार ओके इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जिसका फॉर्मूला यहाँ पे रूल 89(5) में ओके गवर्नमेंट ने चेंज किया हुआ है। तो ये ध्यान से आप ओके ये जो डिस्कशन और फार्मूला क्या चेंज हुआ है और इसके ऊपर जो भी मैंने क्वेश्चन में क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आपने सॉल्व करके जाना है। ओके इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, अब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर मतलब ये आपको पता है कि और आपका आउटपुट टैक्स रेट जो है इज लोअर देन इनपुट टैक्स रेट। तो गवर्नमेंट अगर आपका आउटपुट टैक्स रेट 12% है और इनपुट टैक्स रेट 28% है, तो आप गुड्स का सप्लाई कर रहे होगे या सर्विस का सप्लाई कर रहे होगे, तो दोनों केस में दोनों सप्लायर को गुड्स के या सर्विस के दोनों केस में आपको जो है जो भी डिफरेंस रेट है उसका आपको रिफंड गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आपने यहाँ पे रिफंड क्लेम जो एप्लीकेशन जाएगा REG 01 में, नो डाउट आपको जनरल प्रोसीजर ही अप्लाई करनी है जो ऊपर दी गई है। अब आपका जो रिफंड क्लेम जाएगा वो विद इन 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। ओके अब रिलेवेंट डेट क्या होगी, तो रिलेवेंट डेट होगी ओके ड्यू डेट, D/D मतलब ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द पीरियड इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड अराइजेस। ओके मतलब जो भी आपका जो भी मंथ का इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हुआ होगा, लेट्स से एग्जाम्पल आप मंथली रिटर्न में हो और मंथ का अगर आप इस मंथ का आपको डिफरेंस का रिफंड क्लेम क्रिएट करना है
तो आपको इस मंथ की जो ड्यू डेट होगी, जैसे अप्रैल का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न कब है, तो 20 में, तो 20 में से आगे 2 साल तक आप ये रिफंड क्लेम कभी भी कर सकते हो। नाउ रजिस्टर्ड पर्सन में क्लेम एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड, मतलब ये एंड ऑफ द एनी टैक्स पीरियड का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपने 20 में कोई क्लेम करना चाहिए, वो 20 में को आप एलिजिबल हो गए कि भाई यस, अगर आपको 20th में को क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में भी अगर आप अभी नहीं क्लेम कर पाए तो कभी भी 2 साल के अंदर किसी भी टैक्स पीरियड के अंदर आप क्लेम कर सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट यहाँ अप्लीकेबल नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ये आपने खुद एक्स्ट्रा पे किया है, तो यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर्म RFD-01 होता है। ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड कितना, तो जो नीचे मैं फॉर्मूला बताऊंगा, इस फॉर्मूला से जो भी रिफंड अमाउंट निकलेगा वो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड रहेगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स एंड कंडीशंस, तो आपको यहाँ पे ST मतलब स्टेटमेंट कंटेनिंग नंबर एंड डेट्स ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड इश्यूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। ओके, तो ये जो है आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। अब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में उन्होंने सिंपली फॉर्मूला क्या बोला है। ओके, और यहाँ जो फॉर्मूले में चेंजेस हुए हैं अभी रिसेंटली, वो चेंज क्या हुए हैं वो भी आपको मैं बता दूं। यहाँ पे उन्होंने कहा मैक्सिमम रिफंड इक्वल्स टू, ओके, फॉर्मूला जो है टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट ITC। मतलब क्या, आपका जो नेट ITC होगा वो नेट ITC का रेशियो निकालो। अब ये नेट ITC कैसे लेना है मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन जो नेट ITC है, ओके, उसमें आपका इन्वर्टेड का टर्नओवर कितना है। चलो अब मैं आपको थोड़ा ये बात बता दूं, अगर आपका एक ही सप्लाई है और वो सप्लाई इन्वर्टेड है तो नो डाउट, ओके, यहाँ पे जो है वही आपका टर्नओवर रहेगा और वही टोटल टर्नओवर रहेगा, उसमें तो क्या है डिफरेंस का सीधा सीधा आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन आपके 2-3 टाइप के टर्नओवर है, एक इन्वर्टेड वाला है, एक ज़्यादा रेट वाला टर्नओवर है। तो वो केस में इन्वर्टेड वाला टर्नओवर कितना है, ओके, अगेंस्ट योर टोटल टर्नओवर, तो जो इन्वर्टेड वाला टर्नओवर होगा अगेंस्ट योर टोटल टर्नओवर इनटू नेट ITC, ये आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा, माइनस टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपने रेशियो निकाल लिया कि भाई आपके टोटल इसमें इन्वर्टेड कितना है, तो उसका इनटू नेट ITC, तो उतना प्रोपोर्शनेट नेट ITC का अमाउंट निकल गया, माइनस जो इन्वर्टेड पे आप टैक्स दोगे, मे बी जो भी लोअर रेट से दोगे 5% 12%, उतना माइनस करो। यहां तक तो ठीक हो गया, लेकिन अब उन्होंने ये फॉर्मूला में एडिशन किया है, और ये फॉर्मूला में एडिशन ये किया है, अगर आपने अमेंडमेंट देख लिया होगा तो अमेंडमेंट में मैंने बहुत अच्छे समझा है। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में एडिशन क्या किया है, तो ये फॉर्मूला में एडिशन उन्होंने ये किया है कि इनटू नेट ITC डिवाइडेड बाय ITC अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। मतलब क्या कि जब आप ये माइनस करोगे तो अब जो है जितना इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टैक्स होगा पूरा माइनस नहीं होगा, माइनस करते वक्त भी, सुनना मेरी बात ध्यान से, माइनस करते वक्त भी आपका इनटू नेट ITC डिवाइडेड बाय ITC ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, यानी आपका माइनस करते वक्त, ओके, रेशियो में ही माइनस होगा आपका जो नेट ITC है डिवाइडेड बाय आपका आय और IS का टोटल ITC। ओके, ये फॉर्मूला क्या कहता है थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां पे सबसे पहले तो नेट ITC लेते वक्त, ओके, नेट ITC लेते वक्त यहां सिर्फ इनपुट का ही नेट ITC आपको लेना है, इनपुट सर्विस का नहीं लेना है। मतलब आपको जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड मिलेगा वो सिर्फ इनपुट्स में, हाँ ख्याल रहे, सिर्फ इनपुट्स, और इनपुट्स के रेट ज्यादा होंगे तो उसका ही मिलेगा। अगर आपने कोई इनपुट सर्विस खरीदी होगी, कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, तो उसका ITC कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में बेटा आपको जो रिफंड है I प्लस IS का मिलता है, तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में, एक बार फिर से ध्यान रखें, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ इनपुट का ही आपको ITC का रिफंड मिलता है। दूसरी बात आपको बता दूं, अगर 89(4)A 4B का कोई आपने रिफंड क्लेम किए होगे तो वो डिडक्ट हो जाएगा, ओके, आपका नेट ITC आएगा। इसलिए अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये नेट ITC में सिर्फ इनपुट का ही है, डिवाइडेड बाय, ओके, ITC अवेल ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। मतलब क्या, जब आप माइनस करोगे तो ये माइनस पूरा डिडक्ट नहीं होगा, ये जो माइनस होगा, ओके, वो नेट ITC मतलब इनपुट का ITC डिवाइडेड बाय टोटल I प्लस ITC, वो रेशियो में ही माइनस किया जाएगा। ओके, तो ये जो है यहाँ पे बाकी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन वही जो हमने जीरो रेटेड सप्लाई के लिए देखा, ओके, और रिलेवेंट पीरियड है ना वो, तो इसमें बस इतना यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। अब देखो यहाँ क्या हो जाता है, जब आप नेट ITC लेते हो तो नेट ITC लेते वक्त आपने जो भी इनपुट्स खरीदे होंगे, ओके, यहाँ एक क्लैरिफिकेशन आया है और वो क्लैरिफिकेशन नीचे मैंने दिए हुए है, ओके, और वो क्लैरिफिकेशन है कि नेट ITC मतलब वॉट एवर द टोटल ITC ऑफ इनपुट्स यू हैव टेकन। मतलब हो सकता है कि ऐसा इनपुट हो जो हाई रेट का हो, ऐसा इनपुट हो जो इक्वल रेट का हो, ऐसा इनपुट हो जो यहाँ पे
लो रेट का हो, वॉट एवर इट में भी। ओके, जितना भी इनपुट लिया होगा सबका आपको आईटीसी लेना है। नीचे मैंने यहाँ पे नेट आईटीसी के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है, या आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपने प्रोक्योर किया है, ओके, 5 जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इनपुट ए 5% वाला, इनपुट बी 18% वाला, तो ये जो आपने टोटल, ओके, वो इनपुट ज्यादा रेट वाला हो कम रेट वाला, टोटल आईटीसी आपको ले लेना है। ओके, फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट आईटीसी, ये बात का आप ख्याल रहे तो ही तो हम उसमें से रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम नेट आईटीसी और आई प्लस आई एस का भी आईटीसी आपको कंसीडर करना है। अब ये आई प्लस आई एस का आईसीटी क्यों कंसीडर करना है? क्योंकि फॉर्मूला में जब आप माइनस करते हो अमाउंट, तो माइनस में से अब पूरा माइनस नहीं होगा, इस रेशियो में आपका माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में देखो यहाँ एक मैंने प्रॉब्लम दिया हुआ है, और ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का। जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो आप अच्छे से ध्यान रख के जाना, और ये जो क्वेश्चन है मैं तो यहाँ सॉल्व करवा ही रहा हूँ, प्लस आप ओके क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस दिए हैं ओके उसको भी अच्छे से देख के आपको जाना है। इज इट क्लियर? ओके, सो देखिए यहाँ पे, ओके, ये जो क्वेश्चन है, जे एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इज एंगेज इन वीविंग yarn into fabrics and provided the following information. Okay, nature of various intrastate supplies during the April 2021, value of supply and etc. Outward supply of fabrics जो टैक्स रेट 2.5% ईच यानी 5% दिया है, और वो ओके 30 lakhs. इनवर्ड सप्लाई ऑफ रेयन यार्न, और वो इनवर्ड सप्लाई जो लिया है वो 6% ईच यानी 12%, और ये जो थे 5%, यानी इनपुट रेट जो है, ओके, यहाँ पे इनपुट का जो रेट है वो ज़्यादा है और आउटपुट का रेट कम है। ओके, ये इनपुट सर्विसेज भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर इनपुट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वो भी अगर तक देखा जाए तो इनपुट सर्विसेज 5% वाला सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, और इनवर्ट सप्लाई ऑफ मशीनरी कैपिटल गुड्स भी है। लेकिन ख्याल रहे, ओके, सबसे पहले मैं निकालूंगा नेट आईटीसी। नेट आईटीसी लेते वक्त जो है मैं सिर्फ इनपुट का लूंगा, यानी 24 लाख का 12%, ओके, तो 24 लाख का 12% यानी 2,88,000, ओके, ये मेरी अमाउंट होगी। ओके, ये मेरा नेट आईटीसी होगा। उसके बाद में अब मुझे फॉर्मूला क्या चाहिए? नेट आईटीसी तो आ गया, उसमें अब मुझे चाहिए कि टर्न ओवर, ओके, टर्न ओवर ऑफ, हाँ, टर्न ओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्न ओवर कितना है? 24 लाख। तो टर्न ओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, एक मिनट, सॉरी, टर्न ओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कितना है? तो मेरा 30 लाख है। ओके, जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई है, तो टर्न ओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर मैंने 30 लाख ले लिया। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्न ओवर। अब टोटल एडजस्टेड टर्न ओवर मेरा, ओके, जहाँ तक है उतना ही रहेगा, 30 लाख ही रहेगा, क्योंकि एक ही मेरा सप्लाई है, 30 लाख ही रहेगा। हो सकता है आपकी डोमेस्टिक सप्लाई हो तो वो केस में बदल जाएगा, लेकिन चलो यहाँ पे टोटल एडजस्टेड टर्नओवर भी उतना ही रहेगा, और वो है यहाँ पे 30 लाख। बाकी तो तीनों इनपुट की परचेसेस है। तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो देखो, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर यानी हमारा नेट आईटीसी, ओके, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, ओके, ये जो रेशियो निकल गया इनटू नेट आईटीसी माइनस जो टैक्स आएगा मेरा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का। तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर कितना है? 30 लाख। उसका जो टैक्स है 5%, 1,50,000, तो ये 1,50,000, ओके, इनटू, हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनटू आपको अब पूरा माइनस नहीं करना है, इनटू आपका जो नेट आईटीसी है यानी 24 लाख डिवाइडेड बाय आई प्लस आई एस, यानी आई प्लस आई एस यानी कितना हो गया? ओके, 2,88,000, हाँ, इंटू नेट आईटीसी और आई प्लस आई एस का आईटीसी। तो निकालो आई प्लस आई एस का आईटीसी। तो आई प्लस आई एस का आईटीसी आपका जो आता है वो अराउंड 3,08,000 आता है। तो आई प्लस आई एस का आईटीसी 3,08,000 यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये जो है बेटा नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय आई प्लस आई एस का आईटीसी, इस रेशियो में अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। तो इस रेशियो में यहाँ पे, सॉरी बेटा, इस रेशियो में यहाँ पे हम अमाउंट डिडक्ट करेंगे, इस रेशियो में वो अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। तो आपका जो रिफंड आएगा 1,47,000 आएगा। तो ये प्रॉब्लम आपने केयरफुली देखना है। इससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने मिले तो जरूर सॉल्व करना है विद दिस न्यू फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आपको याद रखनी है वो ये है कि कुछ गुड्स के केस में आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के रिफंड नहीं मिलते हैं। वो कौन से गुड्स हैं? ओके, वुवन फैब्रिक्स होगा, नीटेड कोटेड फैब्रिक्स होगा, रेल लोकोमोटिव्स होगा तो नहीं मिलता है। ओके, ऑल्सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर कंस्ट्रक्शन सर्विस वगैरह होगी तो वो केस में भी आपको रिवर्स इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के आईटीसी के रिफंड नहीं मिलते हैं। साथ साथ में आपने ये वाला सर्कुलर अच्छे से पढ़ के जाना है। ये वाला सर्कुलर क्या कहता है? ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कहता है कि अगर आपका सप्लाई,
आउटवर्ड सप्लाई नील रेट होगा या एग्जम्प्टेड होगा, आई रिपीट, आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड होगा या एग्जम्प्ट होगा, तो वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के लिए कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो तो नील रेट है और एग्जम्प्टेड है। लेकिन अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई कंसेशनल रेट होगा, नील नहीं है, कंसेशनल रेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पार्टली एग्जम्पशन दिया होगा या कंसेशन दिए होंगे, तो अगर आपका कंसेशनल नोटिफिकेशन होगा और नील नहीं है, एग्जाम नहीं है, कंसेशनल है, तो कंसेशनल होगा तो वो केस में वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के लिए कंसीडर किया जाएगा। वो नील और फुल्ली एग्जाम नहीं होना चाहिए। वो अगर कंसेशनल होगा जिसकी वजह से आपको टैक्स पेबल है। सर कंसेशनल का मतलब क्या, कि अगर आपका रेट 12% है और आपको गवर्नमेंट ने 50% एग्जम्पशन दिया है, कंसेशन दी है, तो 6% है, मतलब आप कुछ दे रहे हो। अगर दे रहे हो तो वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के लिए कंसीडर किया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका सेम गुड्स रहा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका सेम गुड्स रहा, सेम गुड्स रहा मतलब क्या, एक ट्रेडर है, ट्रेडर ने गुड्स खरीदा, ओके, खरीदते वक्त 12% और बेचते वक्त वो गुड्स का रेट हो गया 6%, सेम गुड्स का रेट होगा तो आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड नहीं मिलता है, क्योंकि गुड्स सेम है। ओके, तो आउटपुट आपका बीइंग सेम होगा, ओके, तो वो सिचुएशन में रेट कम हो जाता है फ्यूचर में, तो आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के रिफंड नहीं मिलते। लेकिन वो अगर रेट कम हुआ होगा बिकॉज ऑफ कंसेशन, आई रिपीट, बिकॉज ऑफ कंसेशन, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कंसेशन दिए होंगे और स्पेशल बेनिफिट दिए होंगे और उसके वजह से कम हुआ होगा, तो फिर आपको यहाँ पे रिफंड मिल सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई ओके नील रेट होगा तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड नहीं मिलेंगे, वोनली एग्जाम्ड होगा तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड नहीं मिलेंगे। अगर सेम गुड्स खरीदते वक्त अलग रेट है और बेचते वक्त कम रेट है तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे कि अगर आपका सेम गुड्स आप सेल कर रहे हो और कंसेशन दिया होगा गवर्नमेंट ने, तो वो सिचुएशन में आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की केस मानी जाएगी और वो केस में रिफंड दे दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखे। ओके, चलिए नेक्स्ट बेटा आते हैं रिफंड। रिफंड इन केस ऑफ यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज कवर्ड बाय रूल 95। अगर आप देखोगे तो ये रूल 95 में कवर्ड है। तो जनरली क्या होता है बेटा यहाँ पे कि कुछ नोटिफाइड इंस्टीट्यूट है जैसे जिनको यूआईएन लेना पड़ता है, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जैसे एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफिस और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, जिसमें कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ये जो है ये नोटिफाइड पर्सन है ओके बाय द कमिश्नर। तो इन लोगों को जो है बेटा यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। चलिए, तो अब ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, तो जो भी इनको सप्लाई करेगा, एनी सप्लाईज मेड टू यूनाइटेड नेशन बॉडीज और एम्बेसी, तो ये क्या करते हैं कि जो भी सप्लाई आएगा तो सप्लायर तो जीएसटी लगा देता है, सप्लायर जीएसटी लगा देता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। लेकिन ये जो लोग परचेस करते हैं तो इनको परचेसेस का रिफंड मिलता है, जिसके लिए इनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और ये रिफंड जो है, टाइम लिमिट कितना दिया गया है, तो टाइम लिमिट ओके क्लेम कर सकते हैं विद इन 2 ईयर्स। यहाँ करेक्शन कर लेना और यहाँ पे डाल देना विद इन 2 ईयर्स। अब 18 मंथ्स नहीं है, विद इन 2 ईयर्स। ओके, तो वो अप्लीकेशन कर सकते हैं विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच सप्लाई वाज रिसीव्ड। समझ लो ओके, मुझे सप्लाई मिला अप्रैल में, तो मेरा क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल मई जून, तो जो 30 जून होगा वहां से 2 साल के अंदर मैं कभी भी अप्लीकेशन कर सकता हूँ। ओके, ये तो रही बेटा टाइम लिमिट। उसके बाद में ओके डॉक्यूमेंटेशन क्या होगे, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस क्या होगी रिफंड की, तो ये सब आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली जिनके पास यूआईएन होता है, हाउ टू क्लेम द रिफंड, मैंने डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा रिफंड की केस है रिफंड टू टूरिस्ट। बाकी तो हमने वो सारे ऊपर इंपॉर्टेंट रिफंड के प्रोविजंस देख लिया। हाँ, अब देखो बेटा, जो भी रिफंड की प्रोविजंस बाकी है, जैसे टूरिस्ट होगा, अगर कोई टूरिस्ट होगा तो वो भी यहाँ पे आईजीएसटी की रिफंड क्लेम कर सकता है अगर वो इंडिया के बाहर जा रहा होगा तो वो मैंने यहाँ पे दिया है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो ई कैश लेजर का रिफंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ई कैश लेजर का रिफंड। तो ई कैश लेजर का रिफंड आप क्लेम कर सकते हो विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। और ये रिफंड जो है आप अपने जीएसटीआर 3B में जो आपका रिटर्न का फॉर्म है उसमें ही क्लेम कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ओके अभी तो कॉमन पोर्टल पे प्रोसीजर RFD 01 में है, लेकिन लॉ ये कहता है कि आपकी रिटर्न जो है, रिटर्न में ही आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, अमाउंट ऑफ रिफंड, तो जो भी एक्सेस बैलेंस होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। लेकिन बेटा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो 2 ईयर्स है, ये 2 ईयर यहाँ काट दो। ओके, 2 ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट,
ये काट दो, क्योंकि सीबीएसई क्लैरिफिकेशन आ चुका है। और वो सीबीएसई क्लैरिफिकेशन ये आ चुका है कि अगर कैश लेजर का रिफंड होगा तो वहाँ टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं है। वो रिफंड आप कभी भी क्लेम कर सकते हो, उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आप सेम मंथ में क्लेम कर सकते हो या बाद में कभी भी क्लेम कर सकते हो। साथ साथ में जो टीडीएस और टीसीएस आपके कैश लेजर में जमा होता है, ओके, तो उसका भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। इसलिए ये 2 ईयर्स यहाँ से आप ओके कट कर देना। उसके बाद में नेक्स्ट ई कैश लेजर का रिफंड स्पेशली सीटीपी और एनआरटीपी को भी रिफंड मिलता है, क्योंकि उन्होंने प्रोविजनल बेसिस पे जो टैक्स पे किया होगा एस्टिमेटेड लाइबिलिटी पे, वो अगर यहाँ पे ज़्यादा पे कर दिया होगा तो वो भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं, सीटीपी और एनआरटीपी। उसके बाद में कोर्ट के ऑर्डर पे रिफंड जो होगा, देन प्रोविजनल असेसमेंट के बाद जब फाइनल असेसमेंट होगा तो वहाँ से 2 साल के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब आपने रॉन्ग हेड में पे किया होगा, जैसे आईजीएसटी पे करना था और आपने सीजीएसटी एचजीएसटी पे कर दिया, या आपने सीजीएसटी एचजीएसटी पे करना था और आईजीएसटी पे कर दिया, तो जो आपको रिफंड मिलेंगे वो रॉन्ग हेड ऑफ टैक्स का भी आपको जनरल प्रोसीजर से विद इन 2 ईयर्स यहाँ पे रिफंड मिलेंगे। और आपने एक्सेस पे कर दिया होगा तो वो रिफंड सप्लायर को या बायर को, दोनों में से किसी को भी वो रिफंड मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिफंड, ओके, तो ये मैंने जनरल प्रोसीजर में ऊपर एक्सप्लेन किया ही था कि ऑर्डर क्या होती है, आरएफडी 05 क्या होता है, आरएफडी 06 क्या होता है, तो ये आप रीड कर सकते हो रिगार्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिफंड। और इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड, तो जहाँ तक है अगर आपने 60 डेज के अंदर, ओके आई रिपीट, अगर आपने 60 डेज के अंदर गवर्नमेंट ने रिफंड आपको नहीं दिया तो गवर्नमेंट आपको 6% पर एनम से रिफंड देगी और वो 61th डे से देगी। और अगर अपील या कोई प्रोसीडिंग की वजह से रिफंड मिल रहा है तो आपको 9% पर एनम से आपको ये रिफंड दिया जाएगा। तो ये सारा था इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड बेटा दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफंड। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस मैंने इसमें कवर कर ली है। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। ये सेशन मैंने यहाँ जैसे पार्ट में रिकॉर्ड किया और आपको मैंने कंबाइन करके दे दिया है, तो रिफंड ही चैप्टर की आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हुई होगी। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है और वो था रिफंड।